तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 9 है और आज की क्लास में हम लोग ग्रुप ए जो आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो ग्रुप ए का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर जो 6 है, जिसका नाम है लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, जीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका टोटल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला सेक्शन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, जिसमें टोटल अगर हम लोग नंबर ऑफ़ टॉपिक की बात करें तो इसमें आपका 12 टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा सेकेंड ग्रुप है आपका टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति, इसमें टोटल 10 टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अलावा ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी जो है वो आपका आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव है और इसमें टोटल 5 टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अलावा ग्रुप डी जो है वो है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था, जिसमें लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीति, ये टॉपिक मतलब ये सिलेबस दिया हुआ है और इसमें भी टोटल हम लोग को 5 टॉपिक पढ़ना है। तो अभी हम लोग केवल जो आपका ग्रुप ए है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इस वाले सेक्शन को स्टार्ट किए हैं और जिसमें टोटल 12 टॉपिक है, जिसमें से अभी तक हम लोग नेशनल इनकम पहला टॉपिक ये कवर हो गया है 3 क्लास में। इसके अलावा मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इस टॉपिक को भी हम लोग 4 क्लास में कवर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका जनांकीय लक्षण यानी कि डेमोग्राफिक फीचर्स, ये भी आपका 1 क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आज हम लोग 6 नंबर जो टॉपिक है, देखिए चौथा नंबर टॉपिक कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5वां नंबर टॉपिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और छठा जो टॉपिक है आपका लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को 7वां नंबर टॉपिक सार्वजनिक व्यय पढ़ना है। उसके बाद 8वां नंबर टॉपिक बजट पढ़ना है। उसके बाद 9 नंबर का टॉपिक वित्तीय नीति को पढ़ना है और उसके बाद 10वां नंबर टॉपिक केंद्र और राज्य के बीच जो आपका वित्तीय संबंध है वो पढ़ना है। इसके अलावा वित्त आयोग की क्या भूमिका रही है वो जानना है। और फिर हम लोगों को 11 नंबर टॉपिक भारतीय मौद्रिक संरचना और भारत की बैंकिंग प्रणाली के बारे में पढ़ना है। और 12 नंबर टॉपिक है भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, और इसी में ही हम लोग भुगतान संतुलन की समस्या को भी पढ़ना है। तो ये पूरा ग्रुप ए का सिलेबस है, जिसमें से अभी तक हम लोग 3 टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आज ये हमारा टॉपिक नंबर 4 है। ऐसे देखिएगा सिलेबस में तो ये आपका 6 नंबर का टॉपिक है, बट हम लोग चौथे टॉपिक में इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, और ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी पूरा कंप्लीट करने में लगभग 5 क्लास जो है वो लग जाएंगे। तो आज से 5 क्लास तक हम लोग जो है वो आने वाले 5 क्लासेस में केवल लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये जो वर्ड है लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, इसमें लोक का अर्थ होता है गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और वित्त का अर्थ होता है यहाँ पे फंड, यानी कि पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सरकार है और फाइनेंस का मतलब फंड यानी कि पैसा है। तो बोला जा रहा है कि सरकार का ही पैसा की बात की जा रही है ना, तो लोकवित्त में हम लोग किसकी बात करते हैं, तो लोकवित्त यानी कि सरकार के पैसा की बात करते हैं। इसमें हम लोग सरकार के आय, सरकार के व्यय और सरकार का उधार, ये 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं हम लोग कि आय क्या आ रहा है, इनकम क्या आ रहा है। इसके अलावा देखिएगा कि व्यय कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। इसके अलावा कभी कभी हमारे पास घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में हम लोगों को दूसरे देशों से या फिर दूसरे जगहों से उधार लेना पड़ता है, यानी कि बोरोइंग। ये 3 तरह का डायमेंशन हम लोगों को देखते हैं। तो लोकवित्त यानी कि सरकार का जो पैसा है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है बेसिकली, जिसमें सरकार का आय, सरकार का व्यय और सरकार का उधार, यही 3 डायमेंशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो सरकार का जो आय होता है यानी कि सरकार का जो पैसा है, उसी को ही हम लोग लोक राजस्व कहते हैं, यानी कि पब्लिक रिवेन्यू कहते हैं, पब्लिक रिवेन्यू। तो सरकार का जो आय है, सरकार का जो पैसा है, उसको हम लोग लोक राजस्व कहते हैं। वहीं सरकार का जो व्यय है यानी कि जो खर्चा है, उसी को ही हम लोग लोक व्यय कहते हैं, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। और सरकार का जो उधार है, उसी को ही हम लोग लोक उधार कहते हैं, यानी कि पब्लिक बोरोइंग। तो सरकार का पैसा यानी कि हम लोग का पैसा, वही आपका लोक राजस्व हो गया। सरकार का खर्चा यानी कि हम लोग ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है, वही आपका लोक व्यय है। और सरकार का उधार यानी कि हम लोग के ऊपर उधार है, तो वो आपका लोक उधार कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ समझ में आ गया है। अब देखिए, ये जो आपका लोक राजस्व है, लोक व्यय है और लोक उधार है, इन तीनों का जो प्रबंधन होता है, वही आपका लोक वित्त कहलाता है। बहुत ही बेसिक लाइन है, पता होना चाहिए सभी को।
तो सरकार का आय लोक राजस्व, सरकार का व्यय लोक व्यय, और सरकार का उधार लोक उधार कहलाता है। और इन तीनों का प्रबंधन मैनेजमेंट यानी कि लोक राजस्व का, लोक व्यय का और लोक उधार का, इन तीनों का जो प्रबंधन है वो आपका लोक वित्त कहलाता है। समझ में आया? आगे देखिए। अब ये हम लोग बोले कि लोक राजस्व का प्रबंधन, लोक व्यय का प्रबंधन, लोक उधार का प्रबंधन, ये तीनों प्रबंधन जो है वो लोक वित्त कहलाता है। अब ये हम लोग प्रबंधन कैसे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लोक राजस्व का जो प्रबंधन है वो हम लोग राजस्व नीति के माध्यम से करते हैं, और लोक व्यय का प्रबंधन जो है वो हम लोग व्यय नीति के माध्यम से करते हैं, और वहीं लोक उधार का जो प्रबंधन है वो हम लोग उधार नीति के माध्यम से करते हैं। प्रबंधन कैसे करता है गवर्नमेंट? पॉलिसी बनाता है, नीति लाता है, उसके माध्यम से करता है मैनेजमेंट प्रबंधन। तो वही चीज़ है, लोक राजस्व का प्रबंधन हम लोग राजस्व नीति के माध्यम से करते हैं, और लोक व्यय का प्रबंधन हम लोग व्यय नीति के माध्यम से करते हैं, और लोक उधार का प्रबंधन जो है वो हम लोग उधार नीति के माध्यम से करते हैं। और इन तीनों का जो प्रबंधन है वही आपका राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी कहलाता है, जो कि आपका टॉपिक नंबर 9 भी दिया हुआ है। तो टॉपिक नंबर 6 जो है वो आपका लोक वित्त है यानी कि पब्लिक फाइनेंस है, और टॉपिक नंबर जो 9 है वो आपका राजकोषीय नीति है यानी कि फिस्कल पॉलिसी है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, ये सभी को पता ही होता है, और आपको भी पता हो गया। इसको एकदम एज इट इज याद रख लीजिएगा कि लोक वित्त का डेफिनेशन क्या होता है और राजकोषीय नीति का डेफिनेशन क्या होता है, एकदम आपको पता होना चाहिए एकदम हर हाल में। तो लोक वित्त का ही प्रबंधन एक तरह से राजकोषीय नीति है ना, यानी कि राजकोषीय नीति के माध्यम से ही हम लोग लोक वित्त का प्रबंधन करते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। और यहाँ पे सरकार की बात करें तो यहाँ पे सरकार का अर्थ क्या है, तो सरकार का अर्थ यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इन तीनों से मिलकर जो है वो सरकार यहाँ पे आ रहा है। सरकार के अंतर्गत हम लोग एक आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, उसमें जितने कुछ भी आ रहे हैं ना वो सभी सरकार के अंतर्गत आएंगे, यानी कि वो सभी सरकार कहलाएंगे, समझे? तो यही याद रखिएगा। लोक वित्त क्या होता है, तो लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार का प्रबंधन लोक वित्त कहलाता है। जबकि राजकोषीय नीति क्या है, तो लोक राजस्व का प्रबंधन, लोक व्यय का प्रबंधन और लोक उधार का प्रबंधन ये हम लोग कैसे करते हैं, तो राजस्व नीति, व्यय नीति और उधार नीति के माध्यम से करते हैं, और इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वही आपका राजकोषीय नीति कहलाता है। समझ में आया ये लाइन? अब जो लोक वित्त है, लोक वित्त में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, तो लोक वित्त में ना बेसिकली 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अभी 2 लिखा हुआ है, 2 और जुड़ेगा आगे। तो लोक वित्त में हम लोग 4 चीज़ों को शामिल करते हैं, कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा लोक राजस्व, दूसरा हो जाएगा आपका लोक व्यय, तीसरा हो जाएगा आपका लोक उधार, क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा लोक उधार, और चौथा हो जाएगा आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। क्या बोले हम, घाटे का वित्त प्रबंधन, वो भी लोक वित्त के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो लोक वित्त के अंतर्गत 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। पहला है आपका लोक राजस्व, दूसरा है लोक व्यय, तीसरा है आपका लोक उधार, और चौथा है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। अब इसी के बारे में हम लोगों को आगे देखना होगा एक एक करके। सबसे पहले जो आपका लोक राजस्व है, लोक राजस्व के अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो है आपका कर राजस्व यानी कि टैक्स रिवेन्यू, और दूसरा है आपका गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। और जो आपका लोक व्यय है, लोक व्यय के अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो है आपका विकासात्मक व्यय और एक है आपका गैर विकासात्मक व्यय। और वहीं जो तीसरा है आपका लोक उधार, लोक उधार में भी हम लोग 2 तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो आपका घरेलू बाजार से उधार और दूसरा आपका विदेशी बाजार से उधार, ठीक है, समझ में आ गया। और चौथा है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन यानी कि नए नोट छाप देना। अब एक एक करके देखिए। तो लोक राजस्व को 2 भागों में बांटे, कर राजस्व और आपका गैर कर राजस्व। कर राजस्व में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो जो आपका प्रत्यक्ष कर होता है यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इसको शामिल करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर को हम लोग सॉरी कर राजस्व में हम लोग प्रत्यक्ष कर और गैर या फिर अप्रत्यक्ष कर को हम लोग शामिल करते हैं। यानी कि कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू में हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को शामिल करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। इसके अलावा जो आपका गैर कर राजस्व होता है, इसमें हम लोग
दो तरह के चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो है आपका पूंजीगत आय और दूसरा है आपका गैर पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय और आपका गैर पूंजीगत आय, इन दोनों को गैर कर राजस्व में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका पूंजीगत आय है और गैर पूंजीगत आय है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जैसे पहले आप समझिए कि गैर पूंजीगत आय क्या होता है। गाड़ी का चालान, इसके अलावा आरबीआई प्रॉफिट, पैसा दिया गवर्नमेंट को, आरबीआई को प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो वो पैसा गवर्नमेंट को दिया, तो ये पैसा गैर पूंजीगत आय होगा सरकार का। वही गाड़ी का चालान जब कटता है तो वो पैसा सरकार को जाता है, तो वो भी आपका गैर पूंजीगत आय हुआ। टोल टैक्स लगता है, गाड़ी जब चलता है तो रोड में टोल टैक्स लगता है, तो ये भी पैसा गैर पूंजीगत आय में जाता है। लैंड रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि भूमि जब खरीदते हैं तो उसका पंजीकरण शुल्क करवाते हैं, तो वो भी पैसा जो है वो आपका ये गैर पूंजीगत आय में जाता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, टोल टैक्स को प्राइवेट कंपनी कंट्रोल करती है तथा प्रॉफिट को गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। ये बात तो आपको पता ही है। तो जितना भी टोल टैक्स वगैरह है वो सभी प्राइवेट कंपनी कंट्रोल कर रहा है, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक है। अब इन्हीं के बारे में हम लोगों को आगे एक एक करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो लोक वित्त के अंतर्गत चार चीज़ों को शामिल करते हैं: लोक राजस्व, लोक व्यय, लोक उधार और घाटे का वित्त प्रबंधन। लोक राजस्व के अंतर्गत कर राजस्व और गैर कर राजस्व को शामिल किया जाता है। फिर कर राजस्व के अंतर्गत हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को शामिल करते हैं, और गैर कर राजस्व के अंतर्गत पूंजीगत आय और गैर पूंजीगत आय को शामिल करते हैं। ये क्या है क्या नहीं है, इसका एग्जाम्पल क्या हम लोग आगे देखेंगे। लोक व्यय के अंतर्गत हम लोग विकासात्मक व्यय और आपका गैर विकासात्मक व्यय को शामिल करते हैं। समझ में आ गया ये बातें? अब हम लोग लोक उधार और घाटे का वित्त प्रबंधन जो बच रहा है दो ठो, उसको हम लोग देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका लोक उधार। ये रहा आपका लोक उधार। तो लोक उधार भी आपका दो तरह से होता है। एक तो आपका घरेलू बाज़ार से आप लोक उधार लेते हो, सरकार लेता है, और दूसरा आपका विदेशी बाज़ार से जो उधार लेते हो या फिर जो लोन लेते हो वो। घरेलू बाज़ार से भी दो तरह से होता है। एक तो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, यानी कि एक आरबीआई लेता है, और दूसरा घरेलू बाज़ार से कैसे लोन लिया जाता है, तो प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से लोन लिया जाता है। तो इसको हम लोग स्मॉल सेविंग्स यानी कि छोटी बचत कहते हैं। क्या है क्या नहीं है वो समझिए। तो लोग उधार के अंतर्गत घरेलू बाज़ार से उधार लिया जाता है, इसके अलावा विदेशी बाज़ारों से भी उधार लिया जाता है, जिसमें घरेलू बाज़ार से भी दो तरह से उधार लिया जाता है। एक तो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है, और दूसरा सरकार प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से ही उधार लेता है। इसके अलावा विदेशी बाज़ार से जो उधार लिया जाता है, इसमें भी दो तरह का है। एक तो दूसरे देशों के सरकार से या फिर राज्यों से सहायता लिया गया है, एक वो हो गया, और दूसरा जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक, जैसे कि आपका आसियान डेवलपमेंट बैंक, फिर जैसे कि आपका AIIB, ये से भी। तो विदेशी बाज़ारों से भी लोन आप दो तरह से ले सकते हो। एक तो दूसरे देशों के सरकारों से या फिर राज्यों से लोन ले लीजिए, और दूसरा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं इनसे आप लोन ले लीजिए। ये क्या है, इन सभी के बारे में भी हम लोगों को एक एक करके पढ़ना होगा। ठीक है, अभी देखिए अब आगे है। घरेलू बाजार से जो लोन लिया जा रहा है वो दो प्रकार से, एक तो आरबीआई डायरेक्ट ले रहा है, वो अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी डायरेक्ट बेच दे रहा है, प्रतिभूति और बॉन्ड को बेच दे रहा है, और उसके बदले में वो पैसा ले रहा है, वो तो हो गया। दूसरा प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से लोन लिया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी बचत। तो आप देखते होंगे कि पोस्ट ऑफिस का जितना सारा जो स्कीम है वो सभी छोटी बचत का ही, यानी कि स्मॉल सेविंग्स का ही जो है वो पार्ट है। कहने का मतलब है पोस्ट ऑफिस में आप पैसे जमा करते हैं, एग्जाम्पल के लिए लक्ष्मी लाडली योजना में। इसके अलावा देखते होंगे कि किसान विकास पत्र में, इंदिरा विकास पत्र में, ये सभी में जो हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, तो ये पैसा डायरेक्ट जो है वो सरकार के पास जाता है। कहने का अर्थ है कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो एक तरह से सरकार को ही लोन दे रहे हैं। या फिर आप देखते होंगे लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो, तो वो भी पैसा सरकार के ही पास ही जा रहा है। या फिर जो आप PF कटवाते हो, प्रोहिबिडेंट फंड, भविष्य निधि, इसमें जो पैसा जाता है वो भी सरकार के पास ही जा रहा है। ठीक है ना, ये समझे कि नहीं समझे? तो वही बोला जा रहा है
कि कहने का अर्थ है कि पोस्ट ऑफिस में हम लोग पैसे जमा करते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार को हम लोग डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, एक तरह से लोन दे रहे हैं, एक तरह से उधार दे रहे हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट को उधार दे रहे हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वो मीडिएटर नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, एक तरह से उसको उधार दे रहे हैं। गवर्नमेंट उस पैसे का यूज़ भी कर सकता है, बाद में वो फिर हम लोग को दे जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में सरकार पैसा रहा है तो यहाँ बीच, अच्छा देखिए, अगर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के बीच, अगर देखिए सरकार क्या किया, अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच दिया, किसके माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से। तो यहाँ पे बीच में मध्यस्थ है कि नहीं है, मीडिएटर है, कौन है, आरबीआई। क्योंकि आरबीआई जो है सरकार का बॉन्ड एंड सिक्योरिटी को भेज दिया हम लोग के पास ओपन मार्केट में, हम लोग पैसा दिया आरबीआई को और आरबीआई जाके पैसा दे दिया इस सरकार को। यहाँ पे मीडिएटर है। लेकिन स्मॉल सेविंग के केस में क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो भी पैसा जमा करते हैं कोई भी योजना के तहत, तो वो पैसा सीधे सरकार के पास जाता है और सरकार उसका जब चाहे उसका यूज़ कर ले जाएगा और बाद में फिर वो हम लोग को दे जाएगा। समझ में आया। तो जब भी बॉन्ड एंड सिक्योरिटी ग्रुप में सरकार पैसा लेता है तो यहाँ पे बीच में मीडिएटर रहता है, बिचौलिया रहता है, आरबीआई। और ये भी जान लीजिएगा कि जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ये खुद के लिए कभी भी उधार नहीं लेता है, ये हमेशा सरकार के लिए ही उधार लेता है, ठीक है ना। और आरबीआई जो है वो फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आरबीआई जो है वो फंक्शन करता है, कार्य करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया ये लाइन। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको जो बोलते हैं ना, आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें भी। आगे देखिए, ये दोनों लाइन समझ में आ गया है ना, कि लोक उधार भी दो तरह से लिया जाता है, घरेलू बाजार से उधार और दूसरा विदेशी बाजार से उधार। घरेलू बाजार से भी उधार दो तरह से है, आरबीआई एगो लेता है बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच के, जहाँ पे मीडिएटर है आरबीआई, और दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों से लोन लेना, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी बचत। ये हो गया। फिर विदेशी बाजार से भी लोन दो तरह से लिया जाता है, एक तो आपका दूसरे देशों के सरकारों से या राज्यों से आप उधार ले लो सहायता के रूप में, और दूसरा जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है वहाँ से आप उधार ले लो। समझ में आया ये चीज़। ये तीन ठो जो आपका पार्ट है, अभी लोक वित्त का चार गो पार्ट है, उसमें से लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों में क्या क्या देखना है वो हम लोग जान गए हैं। और चौथा है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। क्या है, लास्ट है ये आपका चौथा, और ये है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। घाटे का वित्त प्रबंधन क्या है, तो नए नोटों को छापना तथा मार्केट में इसको भेज देना, तो यही है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। कहने मतलब है, इसी को हम लोग जो है ना मौद्रिकरण की नीति भी कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन। तो ये आपका 2016 में हुआ था 8 नवंबर को, द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन। और ये भी याद रखिए कि जो बजट है, बजट भी राजकोषीय नीति का ही भाग होता है, बट वो 1 साल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। समझ में आया ये लाइन। तो बजट भी राजकोषीय नीति का ही भाग है, घाटे का वित्त प्रबंधन करना वो भी लोक वित्त का ही भाग है, ठीक है ना। ये सब याद होगी आपको। अब देखिए, एक यहाँ पे ग्राफ, ये पाई मतलब आपका फ्लो चार्ट बना देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है आपका लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का 4 गो भाग है, 1 2 3 और 4। पहला है आपका है लोक राजस्व, दूसरा है आपका लोक व्यय, तीसरा है लोक उधार और चौथा है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। क्लियर। आगे देखिए, लोक राजस्व आपका दो तरह का है, पहला आपका है कर राजस्व, दूसरा है गैर कर राजस्व, ठीक है। ये भी जो कर राजस्व है ये भी आपका दो तरह का है, एक तो है आपका प्रत्यक्ष कर और एक है आपका अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद जो ये जो आपका गैर कर राजस्व है ये भी आपका दो तरह का है, एक है आपका पूंजीगत कर, एक है आपका गैर पूंजीगत कर। क्लियर। ये जो आपका लोक व्यय है ये भी दो तरह का है, एक है आपका विकासात्मक लोक व्यय और एक है आपका गैर विकासात्मक लोक व्यय, ठीक है। इसके बाद जो आपका लोक उधार है ये भी आपका दो तरह का है, एक तो है आपका घरेलू लोक उधार और दूसरा है विदेशी लोक उधार। घरेलू लोक उधार ये भी दो तरह का है, एक तो आपका आरबीआई लेता है और एक आपका सरकार लेता है डायरेक्ट छोटी छोटी बचत के रूप में, और दूसरा है विदेशी बाजार से लोन जो हम लोग ले रहे हैं लोक उधार, ये भी दो तरह का है। एक तो आप दूसरे देशों के सरकारों से या फिर राज्यों से लोन लेते हो सहायता के रूप में, बाद में चुका देते हो, और एक तो है आपका कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है वहाँ से आप लोन ले लीजिए। और ये लास्ट में ये आपका हो जाएगा घाटे का वित्त प्रबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन, यानी कि नए नोटों को छापना और मार्केट में भेज देना, और इसी को ही हम लोग मौद्रिकरण की नीति कहते हैं।
अब बजट भी राजकोषीय नीति का ही भाग होता है, बट वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत ये सभी चीज़ों को जो है वो शामिल किया जा रहा है, और यही जो है वो आपका क्रक्स है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये आपको जो है वो पूरा पता रहेगा ना, तो इसके बीच में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सभी आप जो है वो समझ ले जाओगे। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही याद रखिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग अब जानेंगे लोकवित्त की परिभाषा। अभी तक तो हम लोग इसका केवल जो है वो एक बेसिक जाने थे, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लोकवित्त के बारे में, यानी कि पब्लिक फाइनेंस के बारे में क्या है क्या नहीं है। सो अब जो आपको हम समझा दिए हैं ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज अब आपको दिक्कत नहीं करेगी। यहाँ लिखा हुआ है कि लोकवित्त का जो तात्पर्य है, सरकार की आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार की व्यय यानी कि लोक व्यय, तथा सरकार का लोक उधार यानी कि घरेलू और विदेशी उधार, और तथा लास्ट में हो जाएगा घाटे का वित्त प्रबंधन, और इनका प्रबंधन होता है। कहने मतलब है कि लोक वित्त का अर्थ क्या होता है, सरकार की आय यानी कि लोक राजस्व, सरकार की आय यानी कि लोक राजस्व, प्लस सरकार की व्यय यानी कि लोक व्यय, प्लस लोक उधार यानी कि घरेलू और विदेशी उधार, प्लस घाटे का वित्त प्रबंधन इज इक्वल टू पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोक वित्त। समझ में आया? दूसरे शब्दों में लोक वित्त के अंतर्गत लोक राजस्व, लोक व्यय, लोक उधार तथा घाटे के वित्त प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोक वित्त में लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य या फिर सरकार, आपको बताया गया था। तो लोक वित्त में लोक का जो अर्थ होता है वो होता है राज्य या फिर सरकार से, और भारत में लोक शब्द के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों को शामिल किया जाता है। समझ में आ गया? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के कुल आय और कुल व्यय के प्रबंधन को ही लोक वित्त कहा जाता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है, इसका आय, इसका व्यय और इसका जो उधार है, इन तीनों का जो प्रबंधन है वही आपका लोक वित्त कहलाता है। समझ में आया? सामान्यतः इन जनरल आय का जो प्रबंधन है वो आपका कर नीति, एफडीआई नीति यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति यानी कि पॉलिसी, लोक उधार नीति यानी कि पब्लिक बोरोइंग पॉलिसी, इसके अलावा है आयात निर्यात नीति यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एवं घाटे का वित्त प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं दी पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए आय का प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं लोक राजस्व। तो लोक राजस्व का प्रबंधन कैसे करते हैं हम लोग? तो लोक राजस्व का प्रबंधन हम लोग कर राजस्व के तहत और आपका गैर कर राजस्व के तहत ही करते हैं। इसमें हम लोग कर नीति यानी कि टैक्सेशन के माध्यम से, एफडीआई नीति के माध्यम से, लोक उधार नीति के माध्यम से, आयात निर्यात नीति के माध्यम से और घाटे का वित्त प्रबंधन, इसके माध्यम से जो है वो आय का प्रबंधन किया जाता है। यानी कि पैसा कहाँ से लाता है गवर्नमेंट? तो यही 3-4 चीज़ है। पैसा लाने का गवर्नमेंट का स्रोत क्या है? टैक्स लगाएगा, एफडीआई का पॉलिसी लाएगा, लोक उधार नीति है, आयात निर्यात नीति है, घाटे का वित्त प्रबंधन है। यही सभी के माध्यम से सरकार के पास पैसा आता है। और लोक व्यय का प्रबंधन, तो लोक व्यय का प्रबंधन जो है वो आपका व्यय नीति के माध्यम से किया जाता है। तो लोक व्यय यानी कि सरकार कितना खर्चा करेगा वो कैसे करता है? तो वो आपका व्यय नीति के माध्यम से करता है, जिसमें आपका 2 तरह का व्यय शामिल किया जाता है, यानी कि खर्चा को शामिल किया जाता है। एक तो है आपका विकासात्मक व्यय और दूसरा है आपका गैर विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय किसको कहते हैं? जिससे भविष्य में कुछ चीज़ों का निर्माण हो रहा हो, जो भविष्य में भी हम लोग के लिए फायदे देता हो, तो वो आपका विकासात्मक व्यय। और गैर विकासात्मक व्यय जिससे कोई निर्माण नहीं होगा, वो हानि होगा। राफेल खरीदे, युद्ध नहीं हुआ और पड़ा का पड़ा रह गया, तो आपका
गैर विकासात्मक व्यय में जाता है। हालांकि खरीदना जरूरी है, हम ये नहीं बोल रहे नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना जरूरी है, लेकिन वो उसको गैर विकासात्मक व्यय में शामिल किया जाता है, पता नहीं क्यों। तो समझ में आए ये दोनों लाइन। सरकार आय का भी प्रबंधन कैसे करता है और सरकार व्यय का भी प्रबंधन कैसे करता है वो समझ में आया। और उधार का प्रबंधन तो आपको पता ही है, दो तरह से करता है, या तो घरेलू बाजार से या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेकर। भारत में लोक वित्त के प्रबंधन को ही राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। तो अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो लोक वित्त का जो प्रबंधन है, पब्लिक फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है, यही आपका राजकोषीय नीति कहलाता है। आपको स्टार्टिंग में ही लाइन बताए थे ना आपको हम कि सरकार का जो पैसा है वही आपका लोक राजस्व है, सरकार का जो खर्चा है वही आपका लोक व्यय है, और सरकार का जो उधार है वही आपका लोक उधार है। और लोक राजस्व, लोक व्यय और लोक उधार, इन तीनों का जो प्रबंधन है वही आपका लोक वित्त है। फिर बोले जो लोक राजस्व है इसका प्रबंधन राजस्व नीति के माध्यम से किया जाता है। फिर बोले कि जो लोक व्यय है इसका प्रबंधन व्यय नीति के माध्यम से किया जाता है, और लोक उधार जो है उसका प्रबंधन उधार नीति के माध्यम से किया जाता है। और ओवरऑल राजस्व नीति, व्यय नीति और उधार नीति, इन तीनों का ही हम लोग सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति कहते हैं। तो इन जनरल कहा जाए कि लोक वित्त जो है यही तो आपका राजकोषीय नीति भी कहला रहा है। तो लोक वित्त का जो प्रबंधन है वही तो आपका राजकोषीय नीति कहला रहा है। ये मत बोलिएगा कि लोक वित्त ही राजकोषीय नीति है, नहीं, लेकिन लोक वित्त का जो प्रबंधन किया जा रहा है वही आपका राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। ठीक है, ये लाइन समझ में आया। तो भारत में लोक वित्त के प्रबंधन को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरीय सरकारों के आय, व्यय एवं उधारों को प्रबंधित किया जाता है। यानी विभिन्न स्तरीय यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये अलग अलग स्तर है। तो यहाँ पे जो आय हो रहा है, पैसा आ रहा है, जो व्यय हो रहा है, जो पैसा खर्चा हो रहा है, और जो उधार ले रहे हैं, इसी को ही प्रबंधित किया जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो लोक राजस्व का प्रबंधन राजस्व नीति के माध्यम से, लोक व्यय का प्रबंधन व्यय नीति के माध्यम से, और लोक उधार का प्रबंधन उधार नीति के माध्यम से करते हैं। और राजस्व नीति, व्यय नीति, उधार नीति, इन्हीं तीनों को जो है वो हम लोग सम्मिलित रूप से राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी कह देते हैं। समझ में आ गया है, वही चीज़ है। तो भारत में लोक वित्त के प्रबंधन को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरीय सरकारों के आय, व्यय और उधारों को प्रबंधित यानी कि मैनेजमेंट किया जाता है। साथ ही साथ विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा जारी वित्तीय दिशा निर्देशों यानी कि गाइडलाइन को भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो विधायिका के द्वारा भी जो जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं समय समय पे, उन सभी दिशा निर्देशों को, उन सभी गाइडलाइन को भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही हम लोग जो है वो शामिल करते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। एक वर्ड होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब होता है टॉलरेंस या फिर टॉलरेट, ये दोनों होता है। बहुत व्यक्ति कोई बहुत ही सहिष्णु टाइप का व्यक्ति है, सहिष्णुता टाइप का व्यक्ति है, बहुत ही दयालु है, करुणा भर भर के है, वही यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, टॉलरेंस या फिर टॉलरेट। और एक वर्ड होता है आपका राजतंत्र, और इसी को ही हम लोग सामंतवाद भी कहते हैं। राजतंत्र को हम लोग मोनार्की कहते हैं, और लोकतंत्र को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, और सामंतवाद को हम लोग फ्यूडलिज्म कहते हैं। और सामंतवाद कहने का मतलब होता है जो लैंड यानी कि भूमि पे कंट्रोल करके रखे, उसी को हम लोग सामंतवाद कहते हैं। ये सभी हिस्ट्री में ये सब जो वर्ड है आपको सीखना चाहिए। खैर उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं था, यहाँ पे दिया हुआ था कॉपी में, सर हम लोग को बताए थे तो वो भी आपको हम बता दिए थे। अभी यहाँ पे एक बोले हैं कि साथ ही साथ विधायिका के द्वारा जो भी वित्तीय दिशा निर्देश है यानी कि जो भी फाइनेंशियल गाइडलाइन है, इसको भी हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल करते हैं। कैसे, तो इसका एग्जांपल देखिए कैसे शामिल करते हैं। जैसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो कि 2003 में आया था। क्या बोले हम, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में आया था, और इसी को ही हम लोग जो है वो FRBM एक्ट कहते हैं। यहाँ पे FRMD, देखिए ये इसका सही होगा FRBM होगा, बट सिलेबस में FRMD दिया हुआ है, सिलेबस में मिस्टेक था, तो ये होगा आपका सही FRBM संशोधन अधिनियम, जो कि याद रखिएगा। अच्छा, FRBM का फुल फॉर्म क्या है वो बता देते हैं। तो F से हो जाएगा फिस्कल, R से हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, B से हो जाएगा बजटिंग, और M से हो जाएगा मैनेजमेंट। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटिंग मैनेजमेंट एक्ट 2003, और इसी का ही संशोधन अधिनियम आया था 2018 में भी।
तो FRBM एक्ट तो आया 2003 में, बट उसमें संशोधन किया गया 2018 में। और ये जो संशोधन है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो NK सिंह जो कमेटी है उसी के ही रिकमेंडेशन पे ही किया गया था। और NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन भी है। चेयरमैन भी है क्या? चेयरमैन थे। और 16वां भी वित्त आयोग चल रहा है जिसका भी हेड है अरविंद पनगड़िया। ये सभी लिस्ट देख लीजिएगा, पहला कौन दूसरा कौन, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है, ये सभी पूछता है एग्जाम में बार बार, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बताया गया था कि विधायिका के द्वारा समय समय पर जो जारी किया जाता है वित्तीय दिशा निर्देश गाइडलाइन, इसको भी राजकोषीय नीति में ही शामिल किया जाता है। जैसे कि आपका FRBM एक्ट आया था 2003 में, इसको शामिल किया गया था। और FRBM एक्ट में संशोधन हुआ 2018 में NK सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और NK सिंह जो है वो आपका 15वां वित्त आयोग के चेयरमैन थे। ये सभी लाइन आपको पता है। आगे बताया जा रहा है कि भारत में लोकवित्त की जो अवधारणा है वो अत्यंत पुरानी है। जी हाँ, भारत में जो लोकवित्त पब्लिक फाइनेंस की जो अवधारणा है, आइडियोलॉजी है, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। और जिसका जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में भी किया गया है। बाप रे बाप, कौटिल्य जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में भर भर के लिखा है, तो वो अपने पुस्तक अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक था, जो कि पॉलिटी से संबंधित है, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स से ये संबंधित है, तो उसमें भी लोकवित्त की अवधारणा को वहाँ पे भी वो बतलाए थे। हाँ, हालांकि उनका जो उस समय का जो दायरा था वो अलग तरीके से था, उनका जो लिखने का जो शैली था वो अलग तरीके से था। लोकवित्त का उस समय का जो प्रावधान था वो अलग था, अभी प्रावधान अलग है। तो यही याद रखेगा कि भारत में जो लोकवित्त की जो अवधारणा है वो अत्यंत पुरानी मानी जाती है। पुरानी मानी जाती क्या, पुरानी है। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में जो है वो पाई जाती है। कौटिल्य के अनुसार लोकवित्त अवधारणा के अंतर्गत राजकोष की नीति, राजस्व के विभिन्न स्रोत, राजस्व व्यय की नीति और लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिटिंग इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो कौटिल्य के अनुसार भी लोकवित्त में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? तो पहला है आपका राजकोष की स्थिति, यानी कि जो आपका राजकोष है, जो आपका क्या स्थिति है उसका। राजस्व की विभिन्न अलग अलग स्रोत क्या है, पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। फिर है राजस्व व्यय की निधि, यानी पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ खर्च होता है। और चौथा इम्पोर्टेंट जो कि है लेखा परीक्षण, यानी कि ऑडिटिंग, जनरल वाला, ऑडिटिंग वाला, कि जांच पड़ताल करना कि जो पैसा जा रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, हिसाब किताब रखना। इन सभी को लोकवित्त में शामिल किया जाता था कौटिल्य के अनुसार, जिसका चर्चा हम लोग को कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। तो भारत में लोकवित्त की जो अवधारणा है वो एकदम नया नया नहीं है, बहुत पुराना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लोकवित्त का जो विकास है, इस विकास का इतिहास क्या रहा है। तो लोकवित्त के विकास का जो है वो हम लोग अब इतिहास जानेंगे लोकवित्त के बारे में। ठीक है, तो लोकवित्त की संकल्पना के विकास को 3 चरणों में जो है वो विभाजित किया जाता है। तो लोकवित्त के जो विकास की जो संकल्पना है इसको हम लोग 3 चरण में विभाजित करते हैं। कितने चरण में? तो 3 चरण में इसको हम लोग विभाजित करते हैं। पहला चरण है आपका 1750 से लेकर 1930 तक, 1750 से लेकर 1930 तक, जिसको हम लोग पूंजीवादी का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी का काल कहते हैं। दूसरा चरण है आपका 1930 से लेकर 1991 तक का, जिसको हम लोग लोक कल्याणकारी का राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी। पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। और जो तीसरा जो चरण है वो 1991 से लेकर अभी तक है, टिल नाउ, अब तक है, जिसको हम लोग वैश्वीकरण का काल कहते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपका जो लोकवित्त का जो इतिहास है इसको 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन है? पहला है पूंजीवाद का काल 1750 से 1930, दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य का काल 1930 से 1991, और 1991 बाद हम लोग LPG को अपनाए, नई आर्थिक नीति के तहत हम लोग तो वैश्वीकरण को भी अपनाएं, निजीकरण को भी अपनाएं और उदारीकरण को भी अपनाएं। तो ऐसे में वैश्वीकरण का काल। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे सब याद रखिएगा
कि पूंजीवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, गांधीवाद क्या होता है, सामंतवाद क्या होता है, ये सभी पकड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी से पकड़, ये सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेसिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पता होना चाहिए। तो इन सभी शब्दों के ऊपर आप पकड़ बनाइए, और इस तरह और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, उन सभी को आप पढ़िए, ठीक है ना। समझ में आया। आगे देखिए, उदारवाद। उदारवाद को ही हम लोग जो है वो पूंजीवाद भी कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे ना, द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर, यानी कि हस्तक्षेप की नीति पर आधारित था। तो उदारवाद जो कि आपका पूंजीवाद भी है, ये आपका पूरी तरीके से हस्तक्षेप की नीति पे आधारित होता है, यानी कि द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो आपका आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और कंजम्पशन यानी कि उपभोग, ये तीनों को शामिल करते हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप में नो इंटरफेयर गवर्नमेंट का, तो जहाँ पे भी आर्थिक क्रियाकलाप में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जो कि किस पे आधारित है, हस्तक्षेप की नीति पे आधारित है, यानी कि द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। और ये भी याद रखिएगा कि एडम स्मिथ भी यही कॉन्सेप्ट दिए थे, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ जो कि इतिहास के पिता कहा जाते हैं, उनका जो किताब है, किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें यही पॉलिसी के बारे में बतलाए हैं, हस्तक्षेप की नीति, यानी कि द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। इसी पॉलिसी के बारे में वो वहाँ पे बतलाए भी हैं अपनी किताब में। समझ में आ गया, द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। अब जो है वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। एक एक करके देखेंगे कि जो आपका तीनों जो चरण है, इन तीनों चरणों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम चरण की ओर, प्रथम चरण के बारे में, यानी पहला चरण के बारे में। पहला चरण के बारे में बताया जा रहा है कि पूंजीवाद या फिर उदारवाद के काल में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता था। तो जो आपका पूंजीवाद और आपका उदारवाद, यानी कि कैपिटलिज्म और आपका लिबरलाइजेशन, ये का जो टाइम पीरियड था, उसमें अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर, यानी कि हस्तक्षेप की नीति को पालन किया जाता था। हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत राज्य के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में, आर्थिक क्रियाकलाप में 3 चीज़ आएगा, उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत राज्य यानी कि सरकार की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो राज्य के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप बाजारों के बलों, जैसे कि मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। यानी कि सरकार उत्पादन प्रक्रिया में, वितरण प्रक्रिया में और उपभोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप में वो किसी भी तरह का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मार्केट कैसे चलेगा, तो मार्केट जो है वो आपका मांग और आपूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट फोर्स, यानी कि बाजार के बलों के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। जितना चीज़ों का डिमांड होगा उतना उत्पादन होगा, जिस चीज़ों का डिमांड कम होगा उसका उत्पादन कम होगा। तो ये सभी उसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे सरकार जो है वो किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप कर रहा है क्या, नहीं। तो ये आपका है प्राथमिक चरण, प्रथम चरण। और ये चरण कैसा है, पूंजीवाद या फिर उदारवाद। ये आपका कैसा है, पूंजीवाद या फिर उदारवाद का टाइम पीरियड है। क्लियर। आगे देखिए, इसी में बोला जा रहा है कि हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत राज्य का जो मुख्य कार्य था वो आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, लोक प्रशासन और प्राकृतिक न्याय को सुनिश्चित करना था। तो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था गवर्नमेंट, यानी कि द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। इसके अंतर्गत वो क्या करता था, आर्थिक क्रियाकलाप में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको ध्यान दे रहा है, बाह्य सुरक्षा यानी कि जो आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी है इसके ऊपर वो ध्यान दे रहा है, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है, और प्राकृतिक न्याय यानी कि जो आपका नेचुरल जस्टिस है, सभी के साथ न्याय, किसी के साथ भी गलत नहीं होगा, इन सभी को वो फुलफिल करने का प्रयास कर रहा था। कौन, तो गवर्नमेंट। समझ में आया। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उदारवाद काल में राज्यों का जो कार्य था वो अत्यंत ही सीमित था, बहुत ही सीमित था, और इस कारण लोकवित्त की संकल्पना का जो महत्व था वो अत्यंत कम था। क्या था, अत्यंत ही कम था। समझ में आई लाइन। तो स्टार्टिंग में सरकार का जो है या फिर राज्यों का जो कार्य था वो केवल आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, लोक प्रशासन, प्राकृतिक न्याय, इसको सुनिश्चित करने में था। बाकी बात मार्केट जो है वो बाजार के बलों के द्वारा ही डिसाइड हो रहा था।
सरकार वहाँ पे हस्तक्षेप की नीति को ही अपनाया था। समझ में आया ये लाइन? तो ये जो है वो आपका प्रथम चरण यहाँ तक हो गया है, प्रथम चरण। ये लाइन आपको समझ में आ गया है? अच्छा, यहाँ पे सर उस टाइम कुछ कुछ हम लोग को समझा रहे होंगे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि BDO साहब का अर्थ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, CO साहब का अर्थ होता है सर्कल ऑफिसर, और एक होता है आपका डिप्टी कमिश्नर, और एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो आपका विकास संबंधी कार्यों को फुलफिल करता है, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये आपका कलेक्टर है, तो ये आपका राजस्व संबंधी काम को देखेगा। और एक होता है आपका DDC, जिसको हम बोलते हैं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, तो ये आपका विकास संबंधी ये भी कार्य दिखता है। और ये सब जो है वो पवेड में हम लोग को पढ़ना है, ओके। एक होता है आपका DM, जो कि है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि आपका जिसको हम लोग जिला दंडाधिकारी कहते हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन करता है। तो ये वो अच्छा प्रशासक का गुण लाओ, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। और भी कुछ यहाँ बताए थे, जीवन में जलीय होना बहुत ही ज़रूरी है, फेल होना कोई जो है वो बुरी बात नहीं है, आत्मसम्मान बढ़ाओ प्लस ईमानदार बनो। और भी यहाँ पे कुछ बताए थे, जैसे कि जो DC है वो आपका कलेक्टर साहब है, ये राजस्व दिखते हैं, और कमिश्नर साहब जो है वो विकास के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इम्पोर्टेंट का ये यहाँ पे सिलेबस में था भी नहीं, ये तो यहाँ पे सर बताए हम लोग को, तो आपको भी बता दे रहे हैं हम, बस नेगलेक्ट कीजिएगा इस सभी बातों को। तो क्या बोला गया है, तो ये जो आपका प्रथम चरण जो था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। प्रथम चरण उदारवाद और पूंजीवाद का था, और यहाँ पे सरकार जो है वो हस्तक्षेप की नीति को अपनाया है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा कि सरकार का जो है कार्य सीमित था, वो केवल अपना सिक्योरिटी वगैरह दिखता था, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय चरण की ओर, और द्वितीय चरण क्या है, तो द्वितीय चरण जो है वो आपका ये रहा। द्वितीय चरण जो है वो आपका क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य है द्वितीय चरण, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है। ये रहा आपका द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण के बारे में बोला जा रहा है कि 1930 का एक बार क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आया था। तो 1930 के आर्थिक मंदी के बाद, यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन आया था, मंदी आया था। तो 1930 के आर्थिक मंदी के बाद राज्यों का जो है आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। 1930 से पहले आर्थिक क्रियाकलाप पे राज्यों का हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन 1930 के टाइम पीरियड में जब आर्थिक मंदी आया ना, तो उसके बाद राज्यों का जो है वो हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ने लगा। किंतु 1930 के दशक के बाद राज्यों के आर्थिक क्रियाकलापों में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न गरीबी और बेरोजगारी की समस्या और राज्य पुनर्संरचना की जो समस्या है, इसका समाधान लोक वित्त के महत्व में वृद्धि हुआ। कहने का अर्थ क्या है, समझिए आप ऐसा। 1930 से पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, गवर्नमेंट जो है वो द पॉलिसी ऑफ लेजेस फेयर, यानी कि हस्तक्षेप की नीति के माध्यम से काम कर रही थी। लेकिन 1930 में एक तो आपका आर्थिक मंदी आया, इकोनॉमिक रिसेशन आया, जिसके कारण खाद्यान्न फसलों की भी बहुत ही डिमांड होने लगा, पूरा एकदम तबाही हो गया, त्राही हो गया। उसके बाद 1939 से 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी लड़ा गया, और उसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा जनहानि का नुकसान हुआ, बहुत ही लोग मारे गए। उसके बाद बहुत सारा गरीबी और बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं वो एकदम चरम पे पहुंच गई थी, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, तो ऐसे में राज्य पुनर्संरचना की भी स्थिति सामने आ गई थी सरकार के समक्ष। अब सरकार वो किधर किधर ध्यान दे, तो ऐसे में सरकार के सामने अब जो है वो लोक वित्त का जो महत्व है वो बढ़ने लगा था। यानी कि सरकार को अब पैसा भी चाहिए, कहाँ कहाँ खर्च भी करना है, सरकार के पास पैसा बढ़ने का भी स्रोत कम हो गया, मतलब कि ये हो गया था, मतलब क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से दे पाएंगे अब, और कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो ऐसे में सरकार को व्यय भी करना है, खर्च भी करना है, पैसा भी कमा रहा है, तो ऐसे में अब लोकगीत का जो है वो महत्व यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। समझ रहे ना आप, क्रोनोलॉजी को समझिए। तो ऐसे में लोकगीत के महत्व में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। परिणाम स्वरूप उदारवादी राज्यों का स्वरूप जो है वो परिवर्तित होकर कैसा हो गया, लोक कल्याणकारी हो गया। तो जो पहले उदारवादी राज्य था अब वो कैसा बदल गया, तो अब आपका लोक कल्याणकारी में, यानी कि सरकार को काम करना है लोगों के लिए, तो अब वो जो है सरकार लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है। और जिस कारण सरकार के आय और सरकार के व्यय में भी क्या हुई, वृद्धि हुई, और साथ ही साथ लोक वित्त का जो आकार है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, जो है अप्रत्याशित वृद्धि हुआ, यानी कि एकदम बहुत भयानक वृद्धि हुआ। समझ में आया ये लाइन। तो ये आपका रहा द्वितीय चरण, जो कि है आपका लोक कल्याणकारी। और यहाँ पे क्या हुआ,
कि राज्य का जो स्वरूप था वो पहले उदारवादी था, तो उदारवादी राज्यों का जो स्वरूप है अब वो लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो गया, और इसके कारण से सरकार के आय में भी और व्यय में भी वृद्धि हुई, और इससे लोक वित्त का आकार में भी क्या हुआ, अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। ये था आपका द्वितीय चरण। एक बार फिर से पढ़ देते हैं द्वितीय चरण के बारे में। बोला जा रहा है कि 1930 के आर्थिक मंदी के बाद राज्यों का आर्थिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, किंतु 1930 के बाद राज्यों के आर्थिक क्रियाकलापों में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। अच्छा, ये लाइन थोड़ा सा मज हो गया है, दो बार एक ही चीज़ को बता दिया गया ना। इतना सिंपल, इतना याद रखिए ना कि 1930 के बाद राज्यों के आर्थिक क्रियाकलापों में क्या हुई, अप्रत्याशित वृद्धि हुआ। क्यों? तो क्योंकि आर्थिक मंदी आया था। इसके बाद बोला जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न जो भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या थी, और साथ ही साथ राज्य पुनर्संरचना की जो समस्या थी, इसके समाधान के लिए लोक वित्त का महत्व में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, और परिणाम स्वरूप उदारवादी राज्यों का जो स्वरूप है वो परिवर्तित होकर लोक कल्याणकारी राज्य में हो गया, और जिस कारण सरकार के आय और व्यय में भी क्या हुई, वृद्धि हुई, तथा लोक वित्त के आकार में भी क्या हुई, अप्रत्याशित वृद्धि हुई। आई होप ये लाइन आपको पूरा अब समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा चरण भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे चरण की ओर, और तीसरा जो चरण है वो हम लोग कहते हैं उसको वैश्वीकरण का काल, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये आपका ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। तृतीय जो चरण है वो आपका है वैश्वीकरण का काल। बोला जा रहा है कि उदारवाद आया तो लोकवित्त का महत्व कम था उदारवाद में, फिर विकसित कंट्री। देखिए, अच्छा ये छोड़िए, अच्छा ये बाद में लास्ट में बताएंगे, ठीक है। वैश्वीकरण का काल के बारे में देखिए, तो बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण के काल में जहाँ एक और विकसित देशों में लोकवित्त के महत्व में कमी आ रही थी, क्योंकि सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकासशील और जो आपका अल्प विकसित देश है वहाँ पे लोकवित्त के महत्व में क्या हुई, अप्रत्याशित वृद्धि हुई। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो भी विकासशील या फिर जो अल्प विकसित देश है, तो यहाँ पे ना लोकवित्त का महत्व में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है वैश्वीकरण के काल में। लेकिन जो भी आपके विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, वहाँ पे लोकवित्त के महत्व में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी क्यों हो रही है? क्योंकि विकसित देशों में देखिएगा कि सरकार के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों में अभी भी हस्तक्षेप की नीति को अपनाया जा रहा है, और जबकि विकासशील देशों में देखिएगा कि आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया नहीं जाता है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम लोग जो बोलते हैं, एक तो आपका जहाँ पे सरकार नहीं अपना रहा उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जहाँ जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो लोग डेवलप है, ठीक है ना। और एक है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे सरकार जो है वो हस्तक्षेप कर रही है, और भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे सरकार हस्तक्षेप भी कर रही है, नहीं भी कर रही है, यानी पूंजीवादी भी है और आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, दोनों का गुण है, यानी कि इसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैश्वीकरण के काल में डेवलप कंट्री में तो भैया लोक वित्त का महत्व कम हुआ है, बट डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री में लोक वित्त का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ठीक है। बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, विकासशील देशों में इसका महत्व क्यों बढ़ा है। तो बोला जा रहा है कि इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है आपका जनसंख्या विस्फोट। अंधाधुंध जनसंख्या हो रही है, इसका कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट। पहला रीजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट। और साथ ही साथ सूचना क्रांति का भी प्रसार हुआ है। सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। क्रांति कब बोलते हैं, चेंजिंग, बहुत डिजास्टर, बहुत बड़े स्तर पर चेंजिंग हो, तो ये आपका क्रांति कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। तो लोकवित्त के महत्व में वृद्धि हुआ है विकासशील और अल्प विकसित देशों में। इसके पीछे का रीजन क्या है, पहला रीजन जनसंख्या विस्फोट हुआ है, दूसरा रीजन सूचना क्रांति का प्रसार हुआ है। और सूचना क्रांति के कारण लोगों की चाहत में और लोगों की प्रेरणा में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। हुई कि नहीं हुई है? जी हाँ। परिणाम स्वरूप विकास पर सरकार पर लगातार दबाव जो है वो बढ़ रहा था। तो लोगों की देखिए, सूचना क्रांति आया, जनसंख्या वृद्धि हुआ,
जनसंख्या विस्फोट हुआ। ऐसे में लोगों की प्रेरणा, लोगों की चाहत, ये सभी में भी क्या हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ। ऐसे में वो सरकार से डिमांड करने लगे, सरकार से मांग करने लगे। तो ऐसे में सरकार के ऊपर क्या बनने लगा, लगातार दबाव बनने लगा, और इस कारण सरकार के व्यय में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। जैसे कि भारत में एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि इंडिया में हर साल भारत का जो बजट है वो 4 से 5 लाख करोड़ बढ़ जाता है, हर साल बढ़ जाता है। भारत में लोकवित्त का जो संरचना है वो तीनों चरणों से गुजरा है। भारत में उदारवाद वाला विचरण आया है, भारत में पूंजीवाद का विचरण आया है, भारत में जो है वो आपका लोक कल्याण राज्य का भी जो है वो चरण आया है। तो तीनों चरण से होकर गुजरा है। एक लाइन और बताया जा रहा है इसमें कुछ भी बात कि 1991 के बाद विकासशील और आपका जो अल्प विकसित देश है वहाँ पे लोकवित्त की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो भारत में भी लोकवित्त का जो संरचना है वो तीनों चरणों से गुजरा है, ये हम लोग पता है। लेकिन बताया जा रहा है कि 1991 के बाद जो आपका विकासशील देश है, जो भी आपका अल्प विकसित देश है, वहाँ पे लोकवित्त की महत्व में वृद्धि हो रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो बताइएगा, एक एक करके देखिए। पहला चीज़, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण अप्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि हुई है। जी हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले देखते होंगे कि छोटे छोटे बीमारी से आदमी मर जाते थे, अब बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज हमारे पास हो गया है, लाइलाज बीमारी हो गया है। और भी देखिए दूसरा बताया जा रहा है, दूसरा पॉइंट, सूचना क्रांति के कारण लोगों के अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। सूचना क्रांति आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये रिवोल्यूशन आया है, इससे लोगों के अपने प्रति अधिकार जो है, सरकार के प्रति अपना अधिकार जो है वो उसमें जागरूक हुए हैं, तो लोग डिमांड करेंगे। जागरूकता में वृद्धि हुआ है जिसके कारण आर्थिक प्रेरणा इसमें भी वृद्धि हुई है, और इसके साथ साथ सरकार के ऊपर दबाव भी बढ़ा है। तो जागरूकता में वृद्धि हुई है तो इसके कारण आर्थिक प्रेरणा में भी, आर्थिक चाहत में भी क्या हुई, वृद्धि हुई है, जिससे सरकार के ऊपर क्या हुआ है, दबाव बढ़ा है। चौथा नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि वैश्वीकरण के दौर में सरकार का जो मुख्य कार्य है वो फैसिलिटेटर के रूप में है। परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हेतु अवसंरचनाओं का विकास सरकार की जिम्मेदारी, इस कारण लोकवित्त के महत्व में वृद्धि हुई है। कहने मतलब क्या है, वैश्वीकरण के दौर में जो सरकार का जो मुख्य काम है वो एक तरह से फैसिलिटेटर के रूप में है, सरकार का मुख्य काम। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आर्थिक क्रियाकलापों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ अवसंरचनाओं का भी विकास हो रहा है, और ये सभी जो है वो सरकार अपना जिम्मेदारी फुलफिल कर रहा है, इस कारण से हो रहा है। और ऐसे में लोकवित्त का भी महत्व बढ़ रहा है। और अभी वर्तमान में सरकार का मुख्य काम क्या है, एक तरह से वो फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। 5वां नंबर पॉइंट बोला जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पाँचवां नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि आतंकवाद के कारण सरकार के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में होने वाला जो व्यय है इसमें भी वृद्धि हुआ है। सही बात है, ये टेररिज्म कितना ख़राब चीज़ है। आतंकवाद के कारण सरकार का जो है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, इसमें अब वृद्धि हुई कि नहीं हुई है, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। होने वाला जो व्यय था, पहले जो खर्चा था, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो भी आर्थिक समस्याएँ हैं या फिर पर्यावरण जो भी चैलेंजेस है, इसको समाधान करने में भी सरकार का जो है वो व्यय में वृद्धि हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके कारण भी लोकवित्त का महत्व बढ़ रहा है। कैसे, तो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रही है जो भी आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती, उसको समाधान करने में भी सरकार का खर्च बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसके कारण भी लोकवित्त का महत्व बढ़ रहा है। ओवरऑल बोला जा रहा है आगे, ये 5 पॉइंट के बाद, उपरोक्त सभी चरण भारत के संदर्भ में लागू होते हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश काल को लोकवित्त का उदारवादी चरण, 1947 से 1991 काल को लोकवित्त का लोक कल्याणकारी चरण, और 1991 के बाद के काल को लोकवित्त का चरण कहा जाता है। कहने मतलब क्या है, उपरोक्त सभी चरण जो है, यानी कि तीनों जो चरण हैं वो भारत के संदर्भ में लागू होते हैं। और भारत में जो ब्रिटिश जो टाइम पीरियड था उसको लोकवित्त का उदारवादी चरण कहते हैं। उसके बाद 1947 से 1991 का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग लोकवित्त का लोक कल्याणकारी चरण कहते हैं। और 1991 से लेकर अभी तक वर्तमान में जो है वो आपका लोकवित्त का वैश्वीकरण चरण है।
वैश्वीकरण का काल है और ये तीनों चरण जो है वो भारत में गुजरा है। वर्तमान समय में भारत में सरकार जो है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर एजेंट ऑफ चेंज के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में अगर हम लोग बात कीजिएगा तो भारत सरकार और जो निजी सरकार है, निजी क्षेत्र है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एजेंट ऑफ चेन के रूप में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस कारण लोकविद के महत्व में क्या हो रही है, लगातार ये बोलते हैं ना कि साल दर साल वृद्धि हो रही है लोकविद के महत्व में भी। ये बहुत अच्छा लाइन है कि सरकार और निजी क्षेत्र जो है वो दोनों मिलकर एजेंट ऑफ चेन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये अच्छा लाइन लगा मेरे को भी, आप लोग इसका जो है वो यूज़ कीजिएगा। तो समझ में आया ये लाइन। तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने हैं, तो अभी तक हम लोग जो है वो लोकविद क्या है क्या नहीं है, लोकविद में कितने सारे डायमेंशन को शामिल किया जाता है वो जाने। लोकविद का जो विकास था जो कि 3 चरणों से होकर गुजरा है, उन तीनों चरणों के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है वो इसके आगे की चर्चा करते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, भारत में लोकविद का स्रोत क्या क्या है, यानी कि भारत में पैसा कैसे कैसे आता है। तो भारत में लोकविद का स्रोत भी बताना होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में लोकविद का स्रोत यानी कि लोक राजस्व का प्रबंधन, यानी कि लोकविद का प्रबंधन कैसे कैसे किया जा रहा है, सब चीज़ को देखना है। और ये ज़्यादा नहीं है, टोटल 8 तरह से पैसा आता है भारत में, और यही 8 तरह से हम लोग को देखना होगा। तो भारत में लोकविद के निम्नलिखित स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत है वो देखिए। पहला स्रोत है आपका कर संरचना, यानी कि टैक्स के माध्यम से पैसा सरकार के पास आता है। दूसरा है लोक उधार एवं छोटी बचत। तीसरा है सरकार की चल और अचल संपत्ति। चौथा है पूंजीगत राजस्व। पांचवा है विदेशी पूंजी का अंतःप्रवाह। और छठा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि NFIA। सातवां है आपका शुद्ध निर्यात या फिर अधिशेष व्यापार संतुलन, या फिर आठवां है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन, जिसको हम लोग हिनात प्रबंधन भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग नए नोटों को छापना भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग मौद्रिकरण की नीति भी कहते हैं। समझ में आया। तो यही 8 तरह है, और इसी 8 तरह से सरकार के पास जो है वो पैसा आता है, और इसी को ही हम लोग जो है वो भारत में लोकविद का स्रोत कहते हैं। तो भारत में लोकविद का जो स्रोत है यही 8 गो है, और यही 8 स्रोतों के माध्यम से भारत में पैसा आ रहा है। तो भारत में लोकविद का स्रोत या फिर लोकविद का जो प्रबंधन है वो इन्हीं 8 तरह से किया जा रहा है। अब देखिए एक एक करके हम लोग देखेंगे 8 के बारे में, और ये इम्पोर्टेंट है, 8 के बारे में देखना होगा। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है आपका है ये कर संरचना। अरे यार ये तो पहला क्या है, कर संरचना। तो बोला जा रहा है कि कर संरचना के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर को और अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये सभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे आगे डिटेल से। यहाँ पे अभी शॉर्ट में बताया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो आय के ऊपर और संपत्ति के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने पे टैक्स देना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में।
तो डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आय और संपत्ति के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वही आपका डायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपको अनिवार्य रूप में भुगतान करना ही करना है। एनी हो आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना होगा, नहीं कीजिएगा तो आपको फिर दंड मिलेगा। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने पे लिया जाता है, और ये आपका ऐच्छिक है। आप अगर उपभोग करोगे तो ही उस टैक्स दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। एग्जाम्पल के लिए वाटर बॉटल खरीदे तो उसमें टैक्स जुड़ा हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको वो नहीं देना है तो वाटर बॉटल मत खरीदिए, आप चापाकल से पानी पी लीजिए, तो वो ऐच्छिक है ना। लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपका अनिवार्य है, एकदम ये हर हाल में आपको देना होगा। इसीलिए ही तो बोला जाता है टैक्स मतलब क्या है कि व्यक्तियों के द्वारा आय में वृद्धि होने पे दिया जाने वाला जो अनिवार्य कर है वो आपका डायरेक्ट टैक्स में शामिल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो आय और संपत्ति के ऊपर लगने वाला टैक्स है जो कि अनिवार्य भुगतान है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करने पे दिया जाने वाला टैक्स है जो कि आपका अनिवार्य नहीं है। आप उपभोग कीजिएगा तभी दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, कोई घर से आपको नहीं लेने के लिए आएगा। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है आय कर यानी कि इनकम टैक्स, निगम कर यानी कि आपका निगम कर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप संपत्ति खरीदे तो वहाँ पे आपका लगेगा, संपत्ति बेच रहे वहाँ पे लगेगा मतलब। और वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी हो गया, वाणिज्य कर यानी कि कमर्शियल टैक्स, ये सभी इसी में आएंगे। तो बोला जा रहा है कि कर संरचना के अंतर्गत डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सभी को शामिल करते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो बता दिया गया है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, जीएसटी, कमर्शियल टैक्स, ये सभी आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिलाकर बोला जा रहा है। उपरोक्त सभी प्रकार के जो कर है वो सरकार के वित्तीय संसाधन का प्रमुख स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जितने प्रकार के भी हम टैक्स बताए हैं वो सभी जो टैक्स है वो सरकार के वित्तीय संसाधन यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक प्रमुख स्रोत है। और इस कारण सरकार के द्वारा कर संरचना में सुधार कर वित्तीय स्रोत को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। तो कर संरचना में सुधार करेगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा। अगर वो कर संरचना में वृद्धि कर दिया तो सरकार के पास पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। कर संरचना में अगर वो कमी कर दिया तो सरकार के पास पैसा कमाने लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये सभी जितने भी है कर के प्रकार या फिर जो सभी जो टैक्स है वो सरकार के वित्तीय संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है। और इस कारण सरकार जो है वो सरकार के द्वारा कर संरचना यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार करके वित्तीय स्रोत को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है समय समय पर। समझ में आ गया। दूसरा है आपका लोक बचत यानी कि गवर्नमेंट का सेविंग्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सरकार की चल और अचल संपत्ति। क्या क्या है वो देख लीजिए। तो लोक बचत यानी कि पब्लिक ये गवर्नमेंट सेविंग्स या फिर पब्लिक सेविंग्स या फिर सरकार की चल अचल संपत्ति। इसमें हम लोग जानते हो, आप एक सुने होंगे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो सभी के बारे में भी हम लोगों को दिखना होगा। तो बोला जा रहा है कि सरकार की सभी चल और अचल संपत्तियों को लोक बचत में ही शामिल किया जाता है। सरकार का जितना भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, रेलवे है, रेलवे मतलब रेलवे है, हवाई ये एयरपोर्ट है, रेलवे मतलब कि रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा देखिएगा बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह है, सरकारी भवन है, ये सभी क्या है सरकार का चल अचल संपत्ति है ना। कुछ चल संपत्ति में शामिल होगा, कुछ कुछ अचल संपत्ति में शामिल होगा। कुल मिला जुला के सरकार की ये सभी क्या है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, पीएसयू है, बड़ी बड़ी महारत्न कंपनी, ये सभी सरकारी है। तो सभी सरकार का क्या है एसेट है, एक तरह से निवेश है, बेचेगा पैसा आएगा। तो सरकार की सभी चल और अचल संपत्तियों को लोक बचत यानी कि गवर्नमेंट सेविंग्स या फिर पब्लिक सेविंग्स में शामिल किया जाता है। जैसे कि स्वर्ण भंडार, गोल्ड रिजर्व, लोक उपक्रम, लोक उपक्रम को हम लोग पब्लिक सेक्टर जो है वो यूनिट कहते हैं। इसके अलावा हो गया सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी भूमि, खनिज पदार्थ इत्यादि। अभी हमारे झारखंड में कोयला निकल रहा है, कोयला किसका है, सब सरकार का ही तो है। ये सभी क्या है गवर्नमेंट का सेविंग्स है। तो ये बोला जा रहा है कि सरकार की सभी चल और अचल संपत्तियों को लोक बचत में ही शामिल किया जाता है, जैसे कि स्वर्ण भंडार, लोक उपक्रम, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी भूमि, खनिज पदार्थ इत्यादि। और वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान समय में इन चल और अचल संपत्तियों के मौद्रीकरण हेतु सरकार के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नामक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये जो अभी आपका जितना भी चल और अचल संपत्ति है उसी का ही मौद्रीकरण किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन। ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा
और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका पर्पस है कि अगले 4 सालों में सरकारी परिसंपत्तियों को पट्टे यानी कि लीज पे देकर 6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय स्रोत प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि अभी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन चलाया जा रहा है, एक प्रोग्राम है जिसका एक ही पर्पस है कि वो जो है वो आने वाले 4 साल में सरकारी जो भी परिसंपत्ति है उसको लीज पे देकर यानी कि पट्टे पे देकर 6 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय स्रोत प्राप्त करना है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और ये क्या है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये आप थोड़ा सा गूगल वगैरह कीजिएगा। आप पूरी तरीके से नोट्स के ऊपर ही स्ट्रिक्ट मत रहिए, आप अपने से ही कुछ कुछ इसमें ऐड कीजिएगा। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बातें। तो ये 2 ठो आपको समझ में आ गया है। पहला कर संरचना जो कि सरकार का ये स्रोत है, दूसरा है लोक बचत और सरकार की चालचल संपत्ति। समझ में आया ये लाइन। तीसरा है आपका लोक उधार। लोक उधार यानी कि पब्लिक बोरोइंग। तो बोला जा रहा है कि भारत में लोक उधार को वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जी हाँ, भारत में जो लोक उधार है इसको वित्तीय प्रबंधन का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। अर्थात भारत सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन लोक उधार के माध्यम से भी किया जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी किया जाता है। तो ये वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन जो है वो लोक उधार के माध्यम से भी किया जाता है भारत में। और लोक उधार को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हम लोग जानते हैं कौन कौन है, वो देखिए। तो लोक उधार आपका 2 तरह का हो जाएगा। एक तो है आपका घरेलू लोक उधार यानी कि डोमेस्टिक पब्लिक बोरिंग, क्या बोले हैं, डोमेस्टिक पब्लिक बोरिंग। और दूसरा है आपका विदेशी लोक उधार जिसको हम लोग फॉरेन पब्लिक बोरिंग कहते हैं, फॉरेन पब्लिक बोरिंग कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपका घरेलू लोक उधार है ये भी आपको बताया गया था, ये आपका 2 तरह से लिया जाता है। एक तो आरबीआई के द्वारा लिया गया है उधार जिसको हम लोग ऋण प्रबंधन कह रहे हैं, या दूसरा जो है वो सरकार की जो है छोटी बचत, ये आम आदमी का बजट है जो कि पीछे बतलाए हैं स्टार्टिंग में आपको। समझ में आया। तो ये भी याद रखिएगा। तो लोक उधार जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, घरेलू लोक उधार और आपका छोटी बचत। और घरेलू लोक उधार में हम लोग आरबीआई के द्वारा जो लोन लिया जा रहा है, जो उधार लिया जा रहा है इसको, और दूसरा है सरकार की छोटी बचतों को शामिल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि विदेशी व्यक्ति अगर इंडिया में, ये देखिए विदेशी इंडिया में है, एनआरआई अकाउंट में, देखो विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो भारत में क्या करवाएगा, एगो एनआरआई अकाउंट खुलवाएगा और उसमें पैसा जमा करेगा। तो एक तरह से ये सरकार को दिया गया लोन ही है जो कि विदेश को वापस दिया जाएगा। ठीक ना। और इसका गारंटी कौन लेता है, तो इसका गारंटी जो है वो आरबीआई लेता है। आगे देख लो। विदेशी व्यक्ति का परिवार इंडिया में रहता है तथा जमा पैसा जो जमा करवा रहा है एनआरआई अकाउंट में, वहाँ पे पैसा जो जमा किया हुआ है वहाँ से जमा पैसा निकलवाता है और उसके बाद वो उपभोग करता है, भारत में ही उपभोग करता है, खर्चा करता है। तो वह जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि NFIA, इसमें वो काउंट होगा। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में ये काउंट होगा, यानी कि विदेशी व्यक्ति का जो परिवार है वो इंडिया में रहता है और जमा जो पैसा है एनआरआई अकाउंट में, जो जमा पैसा है वो निकलवाता है और उसका उपभोग करता है, खर्चा करता है। तो वह जो है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, इसमें ये काउंट होगा। समझे, समझ में आ गया ये लाइन। आगे देखिए। अब हम लोग को एक एक करके देखना होगा कि घरेलू लोक उधार क्या है क्या नहीं है, और आपका विदेशी लोक उधार क्या है क्या नहीं है, वो देखना होगा एक एक करके। और ये काफ़ी डिटेल से यहाँ पे भी सर बतलाए हैं, पीछे तो बतलाया गया था वो एकदम बहुत नॉर्मल था, लेकिन अब हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घरेलू लोक उधार के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे विदेशी लोक उधार। और घरेलू लोक उधार में भी हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे, एक तो आरबीआई ले रहा है पैसा 100, और एक आपका छोटी बचत से जो पैसा आ रही है 100। एक एक करके देखिए। घरेलू लोक उधार में बोला जा रहा है कि भारत में ऋण का प्रबंधन सरकार के बदले आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो भारत में ऋण का जो प्रबंधन है वो सरकार नहीं करती है, बल्कि सरकार के बदले में कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। बोला जा रहा है कि
आरबीआई वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन है वो बॉन्ड एंड प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटी को घरेलू बाजार में बेचकर करता है। तो आरबीआई वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेगा? तो वो सरकार का बॉन्ड और जो प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, वो मार्केट में बेच देगा, घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में बेच देगा। दूसरे शब्दों में आरबीआई के बॉन्ड और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। सामान्यतः आरबीआई सभी बैंक, निजी बैंकों और जो सार्वजनिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक, उनको ही बॉन्ड और सिक्योरिटी बेचता है और ये घरेलू बाजार से ऋण एकत्रित कर लेता है। समझ में आया? तो घरेलू लोक उधार ये यहाँ पे दो तरह से काम करेगा। एक तो सरकार जो है वो क्या करेगा, सरकार लोन नहीं लेगा तो सरकार के बिहाफ में आरबीआई लोन लेगा सरकार के लिए, उसके लिए वित्त प्रबंधन करेगा। आरबीआई क्या करेगा, वो सरकार का बॉन्ड एंड जो प्रतिभूति है यानी कि सिक्योरिटी है वो घरेलू बाजार में बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा वो पैसा सरकार को दे देगा। और वो जो है सरकार, वो जो है बॉन्ड एंड सिक्योरिटी किसको बेचता है, तो वो अपने जो भी प्राथमिक डीलर है, प्राथमिक डीलर में उसके कौन कौन आते हैं, तो जितना भी आपका निजी बैंक है, जितना भी आपका सार्वजनिक बैंक है, मतलब कि व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक, इन सभी को ही वो अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेचेगा और उससे बदले में जो पैसा मिलता है वो सरकार को दे देता है। ये पहला हो गया है आरबीआई के द्वारा। दूसरा, सरकार लेता है लेकिन वहाँ पे मीडिएटर नहीं है। देखिए यहाँ पे तो मीडिएटर है, यानी कि सरकार को पैसा चाहिए, सरकार लिया, लेकिन बीच में पैसा कौन दिलवाया, मीडिएटर दिलवाया, आरबीआई। लेकिन छोटी बचत एक और आता है, उसमें ये केस नहीं होता है, उसमें सरकार के पास डायरेक्ट पैसा जाता है और उसी पैसे को सरकार डायरेक्ट यूज कर लेता है, वहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए। कैसे कैसे है वो देखिए। बोला जा रहा है कि छोटी बचतें में यहाँ पे आरबीआई बॉन्ड बेच रहा है प्राथमिक डीलर बैंक को। यहाँ पे स्टार्टिंग में घरेलू लोक उधार में जो बोला गया कि आरबीआई जो बॉन्ड सिक्योरिटी बेच रहा है, तो वो बेच रहा है किन लोग को, तो अपने प्राथमिक डीलर को, मतलब प्राथमिक डीलर में उनके बैंक है, निजी बैंक है, सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है, इन सभी को बेचता है। और छोटी बचत में यहाँ पे आरबीआई मीडिएटर नहीं रहता है। तो बोला जा रहा है कि छोटी बचतों को भी घरेलू लोक उधार में ही शामिल किया जा रहा है। तो जो भी आपका स्मॉल सेविंग्स है, छोटी बचत है, इसको घरेलू लोक उधार में ही शामिल किया जाता है और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा आम नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्राप्त किया जाता है। क्या बोले हम कि छोटी बचतों को भी घरेलू लोक उधार में ही शामिल किया जाता है और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा आम नागरिकों से डायरेक्ट रूप में लोन लिया जा रहा है। कैसे, वो देखिए। फिर ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे आरबीआई नहीं बल्कि सरकार बॉन्ड बेच रहा है आपको। सिंपल सी बात है। कैसे, वो देखिए। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है, सरकार ने, ये आरबीआई नहीं है, यहाँ पे सरकार डायरेक्ट है। सरकार बोल रहा है कि आप जो है सुकन्या समृद्धि योजना में या फिर मुख्यमंत्री नहीं, मतलब ये सुकन्या लाडली योजना में या फिर पीएफ में आप पैसा जमा कीजिए, आपको बदले में केवल जो है वो रसीद मिल जाएगा, बाकी बात पैसा जमा करते जाइए। सरकार उस पैसा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप हिसाब मांगने जाते हो क्या? नहीं ना, सरकार वो पैसा जो है वो अपने यूज के लिए भी कर लेता है, बाद में आपको दे जाता है, बस यही चीज़ है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे आरबीआई नहीं बल्कि सरकार बॉन्ड बेच रहा है। आपको साइन करा के बोलेगा कि मंथली पैसा यहाँ पे इसमें जमा कीजिए, फिर 10 साल के बाद हम बढ़ाकर पैसा देंगे। सरकार बोलेगा कि आप इसमें जो है वो एक स्कीम लाया है, इसमें बोलेगा सरकार हर महीना आप 2-2 हज़ार रुपये डालिए और आज से 20 साल के बाद आपको हम, अगर आपका जमा पैसा अगर 10 मान के, अगर आपका जमा किया हुआ पैसा अगर 50 लाख हुआ, तब आपको हम 10 लाख रुपये और बढ़ा के मतलब 60 लाख रुपये दे देंगे एक्स्ट्रा। यही हो रहा है छोटी बचत में। आगे देखिए, आरबीआई अगर बॉन्ड बेचा तो वो केवल कमर्शियल बैंक को ही बेचेगा, समझे ना। और सरकार जो है बॉन्ड बेचेगा वो आपका आम नागरिकों को बेचेगा छोटी बचत के रूप में। अब एक एग्जांपल समझिए। आरबीआई जो है वो एक तरह से बॉन्ड बेच दिया कमर्शियल बैंक को और बोला कि अभी तुम हमको 46,000 करोड़ दे दो, उसके बाद 5 साल के बाद हम हमको जो है वो 50,000 करोड़ तुमको वापस लौटा देंगे। यानी कि बैंक को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, 4,000 करोड़ 5 साल में, समझे ना। इसी तरह आगे देखिए, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई या फिर जो पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक है, इन्हीं को ही आरबीआई अपना प्राथमिक डीलर बनाएगा। तो वो उसका फिक्स है, प्राथमिक अनुसूचित जो वो नोटिफाइड कर देगा कि ये हमारे जो है वो प्राथमिक डीलर है, हम अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इसी को बेचेंगे और इसी से पैसा लेंगे। आरबीआई खुद के लिए कभी भी लोन नहीं लेता है, वो हमेशा सरकार के लिए ही लोन लेता है। तो आरबीआई लोन लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया ये बात? ये एग्जाम्पल बताया गया था, ये सारे बातें आपको बताया गया था छोटी बचत।
और आरबीआई हमेशा प्राथमिक डीलर को ही बॉन्ड और सिक्योरिटी बेचेगा ओनली, बाकी बात किसी को नहीं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि छोटी बचत के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस से संबंधित सभी प्रकार के जमाओं को शामिल किया जाता है। तो छोटी बचत में हम लोग पोस्ट ऑफिस से संबंधित जितना भी जमा है, जितना भी डिपॉजिट है, इन सभी को शामिल करते हैं। जैसे कि आपका मासिक जमा योजना, जो भी आपका मंथली डिपॉजिट स्कीम है वो उसको, इसके अलावा आपका राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र इत्यादि। इसके अलावा छोटी बचत के अंतर्गत हम लोग प्रोहिबिडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि, अटल पेंशन योजना, इन सभी को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो देखिए छोटी बचत का जो दायरा है वो ना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और ये छोटी बचत में हम लोग जो भी पैसे जमा कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर आप देखते होंगे ये जो आपका लाडली योजना है, इस सभी में आप जो पैसे जमा कर रहे हो, बोलते हो कि नहीं हम इसमें हर महीना जो है वो 2500 रुपये जमा कर रहे हैं अपनी बेटी के नाम पे। आज से जब 20 साल बाद होगा, बेटी जब बड़ी हो जाएगी, शादी ब्याह करने का टाइम आ जाएगा, तो सरकार हमको उसको पैसा देगा। तो आप पैसे जमा कर रहे हो ना, सरकार की तरफ से लोन ही दे रहे हो ना, बस यही चीज़ है। समझ में आया बातें आपको? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। छोटी बचत के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस से संबंधित सभी प्रकार के जमाओं को शामिल किया जाते हैं। जमा यानी कि डिपॉजिट को शामिल किया जाता है, जैसे कि मासिक जमा योजना, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र इत्यादि। इनके अलावा छोटी बचत में भविष्य निधि यानी कि प्रोहिबिडेंट फंड, अटल पेंशन योजना, इन सभी को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से भी छोटी बचतों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि अटल पेंशन योजना। तो वर्तमान समय में देखिएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैंक के माध्यम से भी छोटी बचत यानी कि स्मॉल जो सेविंग्स है, इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है बैंक के द्वारा भी। जैसे कि एक स्कीम चल रहा है बैंकों में, अटल पेंशन योजना। आप अभी अपना जो है वो पैसे जमा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, 60 साल के बाद आपको अटल पेंशन योजना के तहत आपको पैसा मिलेगा। जितना पैसा जमा कीजिएगा उससे ज़्यादा मिलेगा, ऐसा। तो ये भी याद रखिएगा। तो वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से भी छोटी बचतों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि अटल पेंशन योजना। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। छोटी बचतों की जो प्रकृति होती है वो दीर्घकालिक उधार के रूप में होती है। यानी कि छोटी बचत से आप जो पैसा ले रहे हो, प्रोविडेंट फंड वाला पैसा ले रहे हो, तो वो तो आपको 60 साल के बाद में देना है ना। एक तरह से ये आपका दीर्घकालिक उधार है, अल्पकालिक उधार नहीं है, दीर्घकालिक उधार है। तथा छोटी बचत की जो मात्रा है वो आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ सरकार लिया पैसा, पता चला कि पहले दूसरा पार्टी था, जैसे अभी झारखंड में जेएमएम पार्टी था, छोटी बचत का पैसा वो खा गया। अब यहाँ पे आया बीजेपी, तो बीजेपी थोड़ी देगा। तो ये भी अस्थिरता वाला भी कंडीशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बाद में वो कर ले जाएगा किसी तरह, पैसा तो खाएगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होता कि नहीं होता है। तो बोला जा रहा है कि जो छोटी बचत की जो मात्रा है वो मात्रा भी कम बेसी भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता पर भी। यानी कि देश में अगर वित्तीय संकट आ गया तो आपका पैसा भी जाएगा कुछ कुछ। तो ये बोला जा रहा है कि जैसा भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगा उसी हिसाब से आपका छोटी बचत की मात्रा जो है वो रहेगी। ठीक है, ये हो गया है पहला चीज़ कि घरेलू लोक उधार यानी कि डोमेस्टिक पब्लिक बोरोइंग, जिसमें हम लोग आरबीआई जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बेच के उधार ले रहा है वो सरकार के लिए, और दूसरा सरकार की छोटी बचतें हैं, सो ये दोनों पढ़ लिए हैं। अब लोक उधार में दूसरा आता है विदेशी लोक उधार, यानी कि जो हम लोग विदेशियों से लेते हैं, इसको पढ़ना है। और विदेशी लोक उधार भी आपका दो तरह से है। एक तो आप देखिएगा कि जो भी आप देखिएगा कि विदेशी मतलब कोई भी अन्य देशों की सरकारों से जो लोन ले रहे हो, लोन नहीं मतलब जो सहायता ले रहे हो वो अलग, इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है वहाँ से जो लोन ले रहे हो वो भी अलग। समझ में आया? अब इसमें देखिए, भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौते के माध्यम से बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संधि ट्रीटी वगैरह किया गया है, समझौता यानी कि एग्रीमेंट वगैरह किया गया है इंटरनेशनल। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी वित्त का प्रबंधन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। बोला गया है कि भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वित्त का प्रबंधन किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत हम लोग अन्य देशों को भी शामिल करते हैं, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल करते हैं। आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि विदेशी
जो आपका ऋण लिया जा रहा है इसमें हम लोग दो चीज़ों को शामिल करते हैं। पहला तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहला आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट हो गया। इसमें हम लोगों को दो को चीज़ शामिल करेंगे, एक तो आप अन्य देशों से लोन ले रहे हो या फिर आप सहायता ले रहे हो, एक तो वो हो गया, और दूसरा जो आप अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है इससे लोन ले रहे हो। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। भारत सरकार के द्वारा, थोड़ा सा ऊपर है, भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वित्त का प्रबंधन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, आसियान डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ADB, ब्रिक्स बैंक, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं AIIB, यानी कि आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी से आप जो ले रहे हो। और इसको हम लोग बोलते हैं संप्रभु लोन, यानी कि सोवरेन ऋण। लोन को मतलब लोन को हिंदी में ऋण कहते हैं और लोन इंग्लिश में कहते हैं, तो सोवरेन लोन यानी कि संप्रभु ऋण। समझ में आया? ये हो गया आपका कहानी। तो ये जो लोक उधार वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो लोक उधार वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तीसरा नंबर लोक उधार। लोक उधार हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़े। लोक उधार बहुत बड़ा था और ये आपका कंप्लीट हो गया लोक उधार। अब लोक उधार के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चौथा नंबर पॉइंट की ओर चलेंगे और वो है आपका पूंजीगत राजस्व, जिसको हम लोग लोक उपक्रमों से प्राप्त आय भी कहते हैं। ये हो गया क्या? पूंजीगत राजस्व। देखिए 8 को बताया था ना भाई, जिसमें पहला बताया था कर संरचना, दूसरा बताया लोक उधार एवं छोटी बचतें, तीसरा बताया सरकार की चल और अचल संपत्तियाँ, चौथा बता रहे हैं पूंजीगत राजस्व, फिर बताएंगे विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह, फिर बताएंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, फिर 7वां नंबर बताएंगे शुद्ध निर्यात या फिर अधिशेष व्यापार संतुलन, और 8वां बताएंगे घाटे का वित्त प्रबंधन, और इसी को हम लोग हिनाट प्रबंधन, इसी को हम लोग मौद्रिकरण की नीति, और इसी को हम लोग नए नोटों को छापना है, ये नए नोटों को जारी करना, ये सभी कहते हैं। ये भी समझना है। तो अब हम लोग चौथे नंबर की ओर चलेंगे और चौथा क्या है आपका? तो पूंजीगत राजस्व है, यानी कि लोक उपक्रमों से प्राप्त आय है। पूंजीगत राजस्व यानी कि लोक उपक्रमों से प्राप्त आय, और इसी को हम लोग पूंजीगत राजस्व को ही हम लोग कहते हैं कैपिटल रिवेन्यू। कैपिटल रिवेन्यू राजस्व यानी कि आय है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, आप उसको थोड़ा सा हल्का सा देख लीजिए। आप एक तरह से देखते होंगे बजट। बजट में क्या है? तो आय का और व्यय का ब्यौरा होता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसी का ही लेखा जोखा रहता है। आय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तो है आपका राजस्व आय यानी कि रिवेन्यू इनकम, और दूसरा है पूंजीगत आय यानी कि कैपिटल इनकम। उसी तरह व्यय को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तो है आपका विकासात्मक व्यय और एक है आपका गैर विकासात्मक व्यय। क्लियर? अब देखिए राजस्व जो व्यय है, तो बोला जा रहा है कि राजस्व व्यय के अंतर्गत बोला जा रहा है कि सरकार के संपत्तियों में इससे ना तो कमी होगी ना ही वृद्धि होगी। ऐसा वृद्धि नहीं होगी, ऐसा मतलब कि राजस्व व्यय मतलब सरकार के संपत्तियों में ना कमी होगी ना ही वृद्धि होगी, यानी कि एक तरह से ये दायित्व मुक्त है, यानी कि इसमें जो है वो लायबिलिटी देना कुछ है ही नहीं, यानी कि इसमें वापस लौटाना नहीं है। जैसे एग्जांपल, सरकार जो है वो GST से पैसा लिया, GST से पैसा लिया तो आपको वापस लौटाना है क्या? नहीं, सरकार आपस में ही डिवाइड कर लेता है, शेयर कर लेता है, वो अलग चीज़ है। तो ये आपका राजस्व आय यानी कि राजस्व इनकम के अंतर्गत शामिल होगा। एक होता है आपका पूंजीगत आय, बोला जा रहा है कि जिससे आपका परिसंपत्तियों में क्या होगा? कमी होता है। जैसे कि आप राफेल खरीदे तो आपके पास पैसा कमी हुआ, परिसंपत्ति कमी हुआ। इसको और भी बेहतर हम लोग समझेंगे, अभी हम आपको शायद बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसको हम लोग समझने के लिए ना, और हम लोग कहाँ पे देखेंगे, तो ये आपका जब हम लोग राजकोषीय नीति पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी हम लोग इसको और भी अच्छा से पढ़ेंगे। देखो राजस्व प्राप्ति जो होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, उसी को ही हम लोग राजस्व आय कहते हैं, और जो आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ यानी कि कैपिटल रिसिप्ट होता है, उसी को हम लोग पूंजीगत आय भी कहते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। राजस्व आय, इसके माध्यम से समझिए ना, राजस्व आय को ही ना राजस्व प्राप्ति कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे आय, ऐसी यानी कि ऐसे इनकम के जो स्रोत जहाँ से सरकार को एक या एक से अधिक बार राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ से ना नियमित आय का स्रोत है। जैसे कि एग्जांपल टैक्स, ये रेगुलर है, रेगुलर नेचर का है, और जो आपका पूंजीगत प्राप्ति होता है यानी कि पूंजीगत आय होता है, तो बोला जा रहा है कि ये आय का ऐसा स्रोत होता है जहाँ से सरकार को केवल एक बार राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी कि ये अनियमित
आय का ये मतलब कि स्रोत है, नियमित आय का स्रोत नहीं बल्कि ये अनियमित आय का स्रोत है। जैसे देखो राजस्व अकाउंट, राजस्व प्राप्ति में हम लोग कैपिटल अकाउंट को एक तरह से हम लोग सॉरी राजस्व प्राप्ति को हम लोग जो है ना करेंट अकाउंट कहते हैं, यानी कि जो डेली लेन देन हो रहा है उसको हम लोग राजस्व प्राप्ति कहेंगे। अब पूंजीगत प्राप्ति जो आपका कैपिटल अकाउंट है, यानी कि एक बार जो फिक्स करवा दिए हैं वही है आपका। और राजस्व प्राप्ति को फिर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक आपका है कर प्राप्ति यानी कि टैक्स रिसिप्ट, और एक आपका गैर कर प्राप्ति यानी कि नॉन टैक्स रिसिप्ट। फिर टैक्स रिसिप्ट को भी हम लोग दो भागों में इनकम टैक्स सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल करेंगे। ठीक है ना, ये सभी याद रखिएगा, ये सभी हम लोग राजकोषीय नीति में पढ़ेंगे। और जो आपका पूंजीगत प्राप्ति है इसमें भी हम लोग दो तरह का शामिल करते हैं, एक तो है आपका रिकवरी ऑफ लोन और एक आपका घरेलू या विदेशी ऋण और अन्य देनदारी। ये सभी वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे राजकोषीय नीति में, तब आपको समझ में आएगा। तो पूंजीगत राजस्व समझिए ना, ऐसा कैसे समझाए इसको यार, थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूज हो गया ना। पूंजीगत राजस्व, एक मिनट रुकिएगा। तो बजट आय और व्यय होता है। आय में हम लोग राजस्व आय यानी कि राजस्व प्राप्तियां भी शामिल करते हैं, उसी को कहते हैं। और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि पूंजीगत आय। तो राजस्व प्राप्ति क्या है, जिसमें आपका डेली बाय डेली पैसा आ रहा है उसमें, जैसे कि आप टैक्स वगैरह को शामिल कर रहे हैं। और पूंजीगत आय में आपका एक ही बार पैसा आ रहा है, डेली बाय डेली उसमें पैसा नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक और डिफिनेशन इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका राजस्व आय है, तो राजस्व आय में एक चीज़ और भी पढ़िएगा, रुकिए ज़रा सा आप। राजस्व आय में इसमें बताइएगा एक चीज़ और कि राजस्व प्राप्तियां सरकार के वैसे पैसे होते हैं जिनसे सरकार के देनदारियों में वृद्धि होता है, ना ही जिससे सरकार के देनदारी में वृद्धि नहीं होता है और ना ही सरकार के पूंजी या फिर संपत्ति में कमी आती है। इनकी प्रवृत्ति जो है वो नियमित होती है और पुनरावृत्ति यानी कि रिकरिंग होती है, मतलब बार बार, यानी कि जीएसटी, हर साल जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सभी सरकार के पास आ ही रहा है। तो या इसको हम लोग पुनरावृत्ति टैक्स कहते हैं। और इस कारण राजस्व प्राप्ति को सरकार के चालू खाते में सम्मिलित किया जाता है। क्यों चालू खाते में इसको हम लोग सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इसमें डेली बाय डेली इसमें पैसा आ रहा है। और इसके अलावा जो आपका राजस्व प्राप्ति होता है वो सरकार के नियमित और सामान्य कार्यों से जो है वो संबंधित होता है। ये समझ में आ गया है। और आप देखिए पूंजीगत प्राप्ति के बारे में, ठीक है ना। पूंजीगत प्राप्ति के बारे में बोला जाता है कि जिससे सरकार के देनदारी में वृद्धि तो हो रहा है लेकिन सरकार की परिसंपत्ति में कमी भी हो रहा है। मतलब या तो सरकार की देनदारी में वृद्धि होगा या फिर सरकार की परिसंपत्ति में कमी होगा, तो वो आपका पूंजीगत व्यय में या फिर मतलब पूंजीगत आय में या फिर पूंजीगत प्राप्ति में शामिल होगा। एग्जाम्पल समझिए, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वैसी प्राप्ति होती है जो या तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि कर देगी या फिर सरकार की परिसंपत्तियों में कमी कर देगी। और इसको भी पूंजीगत प्राप्ति को भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे आगे। जैसे कि आपका है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, फिर आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे करके, ठीक है ना। क्या क्या बोले हैं सिंपल समझिए, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लाइएगा। क्या बोले हैं एक लाइन में समझिए आप। पूंजीगत राजस्व या लोक उपक्रमों से प्राप्त आय। बजट है, एग्जाम्पल के लिए बजट है तो बजट का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसमें आय में हम लोग राजस्व आय को और पूंजीगत आय को शामिल करते हैं। राजस्व आय क्या है कि वैसा आय जो कि डेली बाय डेली आता है और ये सरकार के परिसंपत्तियों में ना तो कमी करेगी ना ही सरकार के परिसंपत्तियों में किसी भी तरह का वृद्धि करेगी, सिंपल। और इसमें एग्जाम्पल है जीएसटी, और इसको हम लोग करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं। जबकि पूंजीगत प्राप्ति या फिर पूंजीगत आय क्या होता है, जिससे सरकार के परिसंपत्ति में या तो कमी हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए, या सरकार के देनदारियों में कमी हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए, यानी कि दोनों में कोई काम होगा। या तो परिसंपत्ति में वृद्धि हो रही है या फिर देनदारियों में कमी हो रही है, या फिर परिसंपत्ति में कमी हो रही है या फिर देनदारियों में वृद्धि हो रही है, मतलब कुछ भी काम अगर होगा ऊपर नीचे तो आपका पूंजीगत प्राप्ति में चला जाएगा। और इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं, यानी कि फिक्स अकाउंट में शामिल करते हैं। समझ में आया ये लाइन। और व्यय आपका दो तरह का है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। और उसमें दोनों में आपका जो है वो आपका परिसंपत्तियों में वृद्धि होता है, देनदारी में कमी नहीं होता है, समझे। एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल में बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो सरकार है वो राजस्व के पैसे को यानी कि राजस्व आय का जो पैसा है उसको गैर विकासात्मक व्यय में खर्च करता है, और पूंजीगत आय का जो पैसा है उसको वो विकासात्मक व्यय में खर्च करेगा। बस इतना लाइन याद रखिएगा
कि राजस्व व्यय का पैसा वो सरकार गैर विकासात्मक में खर्च करेगा और पूंजीगत आय का जो पैसा है वो आपका विकासात्मक व्यय में खर्च करता है। इसको भी याद रखिएगा। राजस्व आय जिसमें आपका डेली पैसा आ रहा है, और पूंजीगत आय जिसमें एक बार पैसा आ गया है फिर नहीं आ रहा है, मतलब कि वो अनियमित प्रकार का होता है उसका प्रकृति, और ये नियमित प्रकार की होती है इसकी प्रकृति। बस यही इसमें याद रखिएगा। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हो गया ना पेचीदा, लेकिन क्या कीजिए, इकोनॉमिक्स है, इस तरह बीच बीच में आएगा ही। ठीक है, आगे देखिए, सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन जो है वो लोक उपक्रमों के माध्यम से ही किया जाता है। तो सही बात है, सरकार के द्वारा जो है वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन है वो लोक उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है, और जिसके अंतर्गत लोक उपक्रमों से प्राप्त होने वाला जो शुद्ध आय है और लोक उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो आय है इसको शामिल किया जाता है। तो सरकार के लिए जो है वो लोक उपक्रमों के माध्यम से भी वो जो है वो लोक वित्त का प्रबंधन करता है गवर्नमेंट। और इसमें बोला जा रहा है कि लोक उपक्रमों से प्राप्त होने वाला जो शुद्ध आय है इसको, और साथ ही साथ लोक उपक्रम में जब आप विनिवेश करते हो तो उसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ आय प्राप्त होता है, उसको भी शामिल किया जा रहा है। जैसे कि महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इनसे प्राप्त होने वाला जो आय है या फिर इसमें जो विनिवेश कर रहे हो तो उससे भी जो आय प्राप्त हो रहा है, उन सभी को भी हम लोग किसमें शामिल करते हैं, तो आपका वित्तीय संसाधनों में शामिल करते हैं, यानी कि सरकार का लोक राजस्व में इसको शामिल किया जा रहा है। महारत्न कंपनी 5,000 करोड़ रुपये 3 वर्षों में कमा कर दे रहा है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी 5,000 करोड़ 3 साल में कमा के दे रहा है सरकार को, तो वो आपका महारत्न कंपनी कहलाएगा। समझ में आएगा जी? तो पूंजीगत राजस्व भी यही है और आपका लोक उपक्रमों से प्राप्त आय यही था। समझ में आया कि सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधनों का जो प्रबंधन है वो लोक उपक्रमों के माध्यम से भी किया जाता है, और इसके अंतर्गत लोक उपक्रमों से प्राप्त होने वाला जो शुद्ध आय है उसको, और साथ ही साथ लोक उपक्रमों में जब आप विनिवेश करते हो तो विनिवेश के माध्यम से भी कुछ ना कुछ आय प्राप्त होता है, उसको भी जो है वो वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है, यानी कि लोक राजस्व में शामिल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए बोला जा रहा है कि महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, इनसे जो प्राप्त हो रहा है शुद्ध आय और साथ ही साथ जो भी विनिवेशित आय है सबको शामिल किया जा रहा है। और महारत्न कंपनी कौन होता है, जो कि 3 साल में 5,000 करोड़ रुपये कमा के दे रहा है सरकार को, वही आपका महारत्न कंपनी है। जैसे कि आपका NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, गेल है, सेल है, वेल है। गेल मतलब क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके हैं। ठीक है, ये चारों समझ में आ गया है। चौथा थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप राजकोषीय नीति वाला टॉपिक पढ़िएगा ना तो वहाँ पे आपका राजस्व आय, पूंजीगत आय, ये सभी आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसको यहाँ पे भी नहीं समझा सकते हैं, इन शॉर्ट केवल जो छोटा लाइन में समझाना चाहिए था वो आपको बता दिए। अब विदेशी पूंजी का अंतर्प्रवाह, यानी कि जो FDI इनफ्लो हो रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI, संस्थागत निवेश यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो निवेश यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश यानी कि FPI, और NRI जमा यानी कि NRI डिपॉजिट, इन सभी को शामिल किया जा रहा है। इसके अंदर किसी को शामिल कर रहे हैं, FDI को, FPI को और FII को और आपका NRI डिपॉजिट को, ये चारों को शामिल किया जा रहा है, चारों जमाओं को। तो इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, NRI जमा, इन सभी को शामिल किया जाता है, जो सरकार के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन का प्रमुख स्रोत होते हैं। तो ये भी सरकार के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन का प्रमुख स्रोत है। और इसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त होने वाला जो अनुदान है या फिर जिसको हम लोग आर्थिक सहायता कर दे रहे हैं, इसको भी शामिल किया जा रहा है। तो जो विदेशों से प्राप्त होने वाला जो ग्रांट्स है, अनुदान है या फिर जो आर्थिक सहायता है, जो हेल्प है, उसको भी हम लोग इसी में शामिल कर रहे हैं। मतलब इतना सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ गया? इसी में एक छोटा में और भी कुछ लिखा हुआ है कि पढ़ो इसको, फॉरेस्ट रिजर्व का पैसा भी यूज हो रहा है रिवेन्यू जनरेट में। हाँ, ये भी सही है, फॉरेस्ट रिजर्व का भी जो पैसा है उसका भी। तो ये 5वां हो गया आपका विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह। तो ये भी सरकार के लिए एक तरह से वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन का प्रमुख स्रोत है। 6ठा पॉइंट है आपका नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात के बारे में बोला जा रहा है कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के मौद्रिक अंतर को व्यापार संतुलन कहा जा रहा है, यानी कि BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। BOP नहीं,
वो हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये हो जाएगा आपका बीओटी। तो बोला जा रहा है वस्तुओं के आयात और निर्यात का जो मौद्रिक अंतर है, यानी कि वस्तु का आयात और निर्यात का जो मौद्रिक अंतर है, आप 100 रुपये का चीज़ों का आयात किए और 150 रुपये चीज़ों का निर्यात किए, यानी कि आपको माइनस 50 रुपये बच रहा है ना, हो रहा है ना कि आपको 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया है। तो इसी का जो मौद्रिक अंतर है, इसी को ही व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, बीओटी। जब निर्यात का कुल मौद्रिक मूल्य आयात के कुल मौद्रिक मूल्य से अधिक हो तो इसे हम लोग व्यापार संतुलन का अधिशेष कहते हैं। देखिए वही चीज़, जब आयात कर रहे हैं आप मान लीजिए कि 100 रुपया और निर्यात कर रहे हैं आप 200 रुपया, तो आपके पास फ़ायदा हो रहा है ना, 100 रुपये बच रहा है ना विदेशी मुद्रा भंडार में, फॉरेक्स रिजर्व में। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यापार अधिशेष। समझ में आया। और जब जो है इंपोर्ट वो ज़्यादा हो जाएगा और एक्सपोर्ट वो कम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को मंगा रहे हैं और खरीद बेच कम रहे हैं, तो ये आपका घाटा हो जाएगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भुगतान असंतुलन की समस्या। फिर से पढ़ देते हैं हम एक बार। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के मौद्रिक अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी। जब निर्यात का कुल मौद्रिक मूल्य आयात के कुल मौद्रिक मूल्य से अधिक हो तो इसे व्यापार संतुलन का अधिशेष या फिर सकारात्मक शुद्ध निर्यात कहा जाता है, जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है। जी हाँ, और जब घाटा में होगा तो इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुगतान असंतुलन की समस्या कहेंगे, जो कि हमारे लिए फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा, एक तरह से राजकोषीय घाटा हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। तो शुद्ध निर्यात होगा तो वो भी हमारे लिए एक तरह से आय का स्रोत है, लेकिन अगर शुद्ध निर्यात नहीं हो रहा है, शुद्ध निर्यात मतलब नहीं हो पा रहा है, भुगतान असंतुलन की समस्या आ रही है, तो हमारे लिए वो घाटा भी है। तो दोनों पक्ष आपको बताना होगा। खाली यहाँ पे हम लोग अभी केवल शुद्ध निर्यात को जोड़े हैं। निर्यात हो रहा है, शुद्ध निर्यात हो रहा है, जो कि आपका सकारात्मक है, यानी कि भुगतान मतलब ये व्यापार संतुलन का अधिशेष हो रहा है, तो ये आपके लिए आय का प्रमुख स्रोत है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और इसी को हम लोग बोलते हैं विप्रेषण या फिर प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस। विप्रेषण या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। इसमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। रेंट किसके बदले में, लैंड के बदले में। वेजेस किसके बदले में, तो लेबर के बदले में। प्रॉफिट किसके बदले में, तो कैपिटल के बदले में। इंटरेस्ट किसके बदले में, तो इंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। तो इसके अंतर्गत विदेशों से भारत में आने वाले विप्रेषण एवं भारत से विदेशों में जाने वाले विप्रेषण के अंतर को शुद्ध जो है वो हम लोग विप्रेषण या फिर रेमिटेंस कहते हैं। यानी कि जो रेमिटेंस हमारे यहाँ से गया विदेशों में, और विदेशों से जो रेमिटेंस हमारे यहाँ आया, मान के गया आपका 500 रुपया और आया आपका 400, आया आपका मान लीजिए ऐसा आया आपका 529 रुपया, तो फ़ायदा हुआ कितना आपका, 29 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो ये जो आपका है 29 रुपया, ये आपका है NFI पॉजिटिव में हुआ, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये 29 रुपये फ़ायदा हो रहा है ना, तो ये भी आपका आय का स्रोत हो गया। 29 नहीं होता है, मतलब ये करोड़ों करोड़ों में होता है, ठीक है। और ये लास्टवा मतलब ये 8वां और ये लास्ट होगा आपका जो है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। जी हाँ, घाटे का वित्त प्रबंधन यानी कि नए नोटों का मौद्रिकरण या फिर नए नोटों को जारी कर देना, और ये आय व्यय को बैलेंस करने के लिए करेगा। जब देखिएगा कि सरकार के पास ये 8 सरकार के पास पैसा आने का स्रोत है, 8 में देखिएगा कि सरकार 7 तरह से अगर पैसा नहीं आया है, पैसा फिर भी सरकार के पास पैसा घट गया है, तो सरकार जो है वो घाटे का वित्त प्रबंधन के तहत वो नए नोटों को जारी कर दिया, मतलब पैसा छापेगा। सरकार ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट अपना जो है वो अपना पैसा छाप दिया, डायरेक्ट नहीं पैसा छापेगा, वो पहले सभी ऑप्शन को देखेगा, 7 ऑप्शन देखेगा, अगर तब भी फुलफिल नहीं होगा तब वो जाकर लास्ट में वो पैसे छापेगा, नहीं तो ऐसे नहीं छाप सकता है। तो बोला जा रहा है कि जब सरकार उपरोक्त घटकों के माध्यम से लोक वित्त का प्रबंधन करने में असक्षम होता है, तब ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा नए नोटों को जारी किया जाता है। जब वो सरकार उपरोक्त जितना भी 7 को ऑप्शन है उससे अगर लोक वित्त का प्रबंधन करने में असक्षम रहा, तो वो फिर ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगा, नए नोटों को जारी कर देगा, नए नोट छाप देगा, और जिसे नए नोटों का मौद्रिकरण भी कहा जाता है, और इसी को हम लोग मौद्रिकरण की नीति भी कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ मॉनिटाइजेशन भी कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वित्तीय घाटे को पूरा करना। जो आपका वित्तीय घाटा है यानी जो आपका फाइनेंशियल डिफिसिट है, घाटा हुआ है, उसको आप पूरा कर दीजिएगा।
और इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन या फिर मुद्रा का हिनात प्रबंधन भी कहा जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इसको ये भी कहते हैं, या फिर इसी को ही मुद्रा का हिनात प्रबंधन यानी कि आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। हिनात प्रबंधन यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। किंतु 1997 में हिनात प्रबंधन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। देखो 1997 में ही जो आपका हिनात प्रबंधन का जो प्रक्रिया था उस प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, तथा इसके स्थान पे हम लोग मौद्रिक नीति की संकल्पना को स्टार्ट किए हैं। तो पहले हिनात प्रबंधन था, डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट था, उसको अब हटा दिया 1997 में ही, और उसके स्थान पे मौद्रिक घाटा की संकल्पना को लाया है। मौद्रिक घाटा यानी कि आपका क्या बोले, मौद्रिक घाटा मतलब क्या बोलिएगा, मतलब कि मॉनेटरी डेफिसिट, इसको लाया है। फिर 2006 में मौद्रिक घाटा की संकल्पना को उसको भी हटा दिया। अच्छा देखिए 2006 में मौद्रिक घाटा की संकल्पना को भी हटा दिया। अब उसके स्थान पे एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, वो है वे एंड मीन्स एडवांसेस। तो क्या बोले हैं, तो मौद्रिक घाटा की संकल्पना को भी समाप्त कर दिया 2006 में, और उसके स्थान पे वेस एंड मीन्स एडवांस तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है, और आरबीआई जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग करके सरकार को रेपो दर से 1% अधिक ब्याज दर पर जो है वो ऋण प्रदान करता है। समझिए क्या बोले हम, इसको देखिए। पहले जो था घाटे के वित्त प्रबंधन के अंतर्गत, जब भी सरकार को लगेगा कि वो जो है वो सभी सातों जो है वो ऑप्शन के माध्यम से लोक वित्त का प्रबंधन करने में सक्षम रहा, तो ऐसे वो नए नोट छाप देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नए नोटों का मौद्रिकरण भी कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ मॉनेटाइजेशन भी कहते हैं, जिसका एक ही पर्पस था कि घाटे जो है वित्तीय घाटा जो हुआ है, फाइनेंशियल डेफिसिट जो हुआ है, इसको फुलफिल करना है। और इस प्रक्रिया को ही मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि द डिवल्यूशन ऑफ करेंसी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मुद्रा का हिनात प्रबंधन यानी कि डिफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ करेंसी, ये भी कहते हैं। बाद में 1997 में जो आपका हिनात प्रबंधन का जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करके उसके स्थान पे जो है वो किसको लाया गया था, मौद्रिक घाटा यानी कि फाइनेंशियल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। फिर 2006 में भी फाइनेंशियल डेफिसिट यानी कि मौद्रिक घाटा की संकल्पना को समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पे लाया वेस एंड मीन्स एडवांस। इसका हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, इसका क्या है हिंदी में इसका नाम, तो वेस एंड मीन्स एडवांस ये तकनीक को लाया, ठीक है। और इस तकनीक के अंतर्गत वित्तीय घाटा जो है, फाइनेंशियल डेफिसिट जो हुआ है, उसको फुलफिल करने के लिए सरकार जो है वो आरबीआई से ही लोन लेता है। किससे लेता है लोन, तो वो आरबीआई से लोन लेता है। और आरबीआई जो है वो लोन कहाँ से देता है, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व के माध्यम से देता है, यानी कि जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है ना, फॉरेक्स रिजर्व, उसका प्रयोग करके आरबीआई जो है वो सरकार को लोन देता है। और ये जो लोन रहता है वो रेपो रेट से 1% अधिक इंटरेस्ट रेट पे जो है वो ब्याज देता है, मतलब 1% अधिक ब्याज दर पे जो है वो लोन देता है सरकार को, कौन, आरबीआई। और आरबीआई किसका यूज करके लोन दे रहा है, तो वो आपका फॉरेक्स रिजर्व का जो है वो यूज करके वो सरकार जो है वो लोन दे रहा है। किसको लोन दे रहा है, तो वो ये सरकार को लोन दे रहा है, कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है। और वो रेपो रेट से 1% अधिक ब्याज दर पे लोन देता है। रेपो रेट क्या होता है, तो जो भी आरबीआई जो अगर व्यवसायिक बैंकों को लोन दे रहा है उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो आरबीआई अगर व्यवसायिक बैंकों से उल्टा लोन ले रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। और सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये सभी जो है वो इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में आपको डिटेल से समझाया गया है, वहाँ से इसको आप जो है वो कोरिलेट कीजिएगा। समझ में आया ये चीज़। तो वेस एंड मीन्स एडवांस तकनीक के अंतर्गत वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए आरबीआई से सरकार जो है वो लोन लेता है, और आरबीआई जो है वो सरकार को लोन किससे देता है, तो फॉरेक्स रिजर्व का प्रयोग करके देता है। और ये जो है वो सरकार जो है वो सरकार को लोन जो देता है वो रेपो रेट से 1% अधिक ब्याज दर पे लोन देता है। अर्थात इस तकनीक के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा ऋण प्रबंधन हेतु बॉन्ड और प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ पे आपका जो है वो आरबीआई लोन दे रहा है, बदले में बॉन्ड और प्रतिभूति सिक्योरिटी ये सब कुछ भी यूज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपका लोन दे देगा ऐसी स्थिति में। समझ में आया। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि इस तकनीक के अंतर्गत, कौन तकनीक, तो वेस एंड मीन्स एडवांस तकनीक, इसका हिंदी में नाम देख लीजिएगा। इस तकनीक के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा ऋण प्रबंधन हेतु बॉन्ड और प्रतिभूतियों का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया। आगे देखो, किंतु 2018 में ही एन.के. सिंह कमेटी के द्वारा, फिर 2018 में बताया गया था कि आपका एफआरबीएम एक्ट आया था 2003 में, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग मैनेजमेंट एक्ट, और इस एक्ट में भी संशोधन किया गया 2018 में, और वो भी आपका एन.के. सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो ये बोला जा रहा है कि किंतु 2018 में एन.के. सिंह कमेटी के द्वारा पुनः नए नोटों का मौद्रिकरण प्रक्रिया को अपनाने की सलाह दिया गया है। फिर से जो स्टार्टिंग में जो था आपका नए नोटों को जारी करना पड़ेगा, सबसे स्टार्टिंग वाला
उसी प्रक्रिया को फिर से अपनाने का जो है वो सलाह दिया गया है, किंतु घाटे का वित्त प्रबंधन तकनीक का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। वो भी बोला है कि अभी जो हम लोग जो है, पहले हम लोग लाए थे कि नए नोटों को जारी कर देना, द पॉलिसी ऑफ मोनेटाइजेशन, उसको हटा के लाया क्या, हिनात प्रबंधन वाला, यानी कि आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, उसको रिप्लेस करके लाया मौद्रिक घाटा वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि फाइनेंशियल मतलब सॉरी मॉनेटरी डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट लाया, उसको भी रिप्लेस करके 2006 में रिप्लेस करके लाया वेस एंड मीन्स एडवांस। फिर 2018 में फिर एन.के. सिंह कमेटी का जो है वो रिकमेंडेशन पे बोला जा रहा है कि नए नोटों का मौद्रीकरण वाला जो प्रक्रिया था, द पॉलिसी ऑफ मॉनेटाइजेशन, उसको फिर से स्टार्ट कीजिए। लेकिन ये जो है घाटे का वित्त प्रबंधन तकनीक का जो प्रयोग है वो केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। समझ में आ गया ये लाइन? आगे देखिए, अब ये भी जानिएगा कि देखिए अगर फॉरेक्स रिजर्व से पैसा दे रहा है आरबीआई सरकार को, तो इसके लिए वो कोई भी बॉन्ड एंड सिक्योरिटी नहीं देगा। समझ में आया? आगे देख लो थोड़ा सा, FRBM जो एमेंडमेंट एक्ट है, पहले तो FRBM एक्ट आया 2003 में, और उसका जो एमेंडमेंट एक्ट है 2018 में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं FRBM 2.0। कोविड में कोविड में भी ये जो है वो बात उठा था कि नए नोटों को जारी कर दो, बट उसमें फंड का मैनेजमेंट हो गया था, दिन ऐसे में फिर वो नहीं जो है वो जारी किया गया था। समझ में आ गया ये लाइन? और ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी, ठीक है ना। तो ये जो आठों जो पॉइंट था, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी कि भारत में लोकवित्त का जो स्रोत है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकवित्त का प्रबंधन, ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। 8 तरह का टॉपिक था, 8 तरह का पॉइंट था, जिसमें कर संरचना, लोक उधार और छोटी बचत, सरकार की चल अचल संपत्ति, पूंजीगत राजस्व, विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, शुद्ध निर्यात या फिर अधिशेष व्यापार संतुलन, घाटे का वित्त प्रबंधन और हिनात प्रबंधन, और इसी को ही हम लोग मौद्रीकरण की नीति या फिर नए नोटों को जारी करना, ये सभी कहते हैं। इन सभी के माध्यम से भारत में लोक वित्त का प्रबंधन होता है, यानी कि यही सब जो है वो लोक वित्त का स्रोत है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सर और भी बताए थे, गुड्स के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार, जैसे कि पब्लिक गुड्स है जिसमें आपको सबको संतुष्टि देना है, जैसे कि पार्क हो गया, रोड हो गया। इसके अलावा कुछ क्लब गुड्स होते हैं जो कि कुछ ही लोगों के लिए संतुष्टि देते हैं। इसके अलावा प्राइवेट गुड्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल व्यक्ति के वांट्स एंड डिजायर को जो है वो संतुष्टि देते हैं, जैसे कि ओला, कार, बाइक, ये सभी। तो याद रखिए कि सेटिस्फैक्शन जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो है उसी में संतुष्ट रहो, अदरवाइज आपका जो है वो कभी भी जो है ना ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। तो सेटिस्फैक्शन जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सर बताए होंगे हम लोग को, तो वही यहाँ पे बता दिए। देखिए सर जो भी बता रहे हैं ना, वो भी हम आपको चीज़ें यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। तो इस तरह से देखिए ना, तो आपका जो है ये वाला जो टॉपिक है, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम लोग कल के क्लास में लोकवित्त की जो विशेषता है, तो लोकवित्त की क्या विशेषता है वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर लोकवित्त का महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोकवित्त का महत्व जान लेंगे। फिर वर्तमान समय में लोकवित्त का 4 गो अलग अलग महत्व है, जैसे कि आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में, उत्पादन के साधनों में लोकवित्त का महत्व, फिर आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में लोकवित्त का महत्व, और संसाधनों के वितरण में भी लोकवित्त का महत्व। ये चारों जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो है वो पब्लिक फाइनेंस यानी कि लोकवित्त वाला जो है वो एक जो है वो मतलब कि एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका प्रकृति, महत्व, प्रभाव, ये सभी पढ़ लेंगे। इसका विकास ये भी पढ़ लेंगे, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को राजस्व सिद्धांत, करारोपण के प्रकार, जिसमें हम लोग को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रगतिशील, अनुपातिक कर के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में फिर हम लोगों को वैट की अवधारणा, वैल्यू एडिशन टैक्स क्या होता है, इसकी अवधारणा को पढ़ना है, जो कि रिप्लेस हो गया वैट। अब उसकी जगह में जीएसटी आ गया, तो जीएसटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये सभी के बारे में आप देखिएगा, तो फिर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, जल्दी जल्दी चीज़ें आपके जो है वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा नहीं, 5 क्लास लगेगा, और 5 क्लास में लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपका डिटेल में जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा, आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो अगर हम लोग आज देख लें, तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ें, एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकवित्त क्या है क्या नहीं है उसके बारे में जानें। उसके बाद लोकवित्त की संरचना में हम लोग 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है, उसके बारे में जानें, जैसे कि लोक राजस्व, लोक व्यय, लोक उधार, और आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। अब हम लोग लोक राजस्व को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। उससे पहले हम लोग पढ़ें क्या कि लोकवित्त का परिभाषा, फिर लोकवित्त का इतिहास, 3 चरण में जाने, पूंजीवादी का काल, लोक कल्याणकारी राज्य का काल, वैश्वीकरण का काल,
इन सभी के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग फिर जाने ये सभी के बाद कि भारत में लोकवित्त का स्रोत क्या क्या है, तो लोकवित्त का प्रबंधन कैसे किया जाता है भारत में, तो वो देखिए, जो कि आपका 8 तरह से था, ठीक ना। इसको आप बता दीजिएगा आठों को एक एक करके, और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका लोकवित्त का विशेषता बताइएगा, और फिर आपका लोकवित्त का महत्व, वो भी एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप स्टार्ट कीजिएगा, पहला लोक राजस्व के बारे में पूरा डिटेल से, फिर लोक व्यय के बारे में पूरा डिटेल से, फिर लोक उधार के बारे में पूरा डिटेल से, फिर घाटे का वित्त प्रबंधन के बारे में पूरा डिटेल से, तब आपका जाके लोकवित्त वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में कंप्लीट नहीं होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस सभी टॉपिक में बहुत सारे कीवर्ड्स को आप केवल ध्यान में रखते चले जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते चले जाइए ना, तो ये सब जो है वो आपके ध्यान में रह जाएगी बातें, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है वो हम लोग भी इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।